नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और कक्षा 11 का हमारा जो भूगोल है उसमें भौतिक पर्यावरण पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। भौतिक पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है उसके चैप्टर 5 हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने चैप्टर 6 को शुरू किया। उसका पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज उसका सेकेंड लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। अधिकतर बच्चों की ये मांग थी कि सर अगले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को खलास कर दीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा। और मैंने पूरा कोशिश किया कि ये चैप्टर जो है इस लेक्चर में ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस यानी कि धैर्य बना के रखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, स्टेमिना बनाना पड़ेगा ताकि अच्छे से इसको कर पाए। कराने को सिलेबस में बहुत तेज़ी से करवा रहा हूँ, लेकिन आप कितना पढ़ पा रहे हैं वो मुझे लेक्चर से लग रहा है कि आपका जो बड़ा लेक्चर देख के आप कम पढ़ रहे हैं। अगर आप वास्तव में बड़े लेक्चर से आपको कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आज हम बात क्या करने वाले हैं, हमने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बात की। पूरे भारत को हम पूरा खोल के रख रहे हैं और इसी सिलसिले में आज जो हमारी बात होने वाली वो मिट्टी को लेकर होने वाली। इससे पहले मिट्टी के प्रकार जो है वो हमने देख लिए थे। इसके अलावा मिट्टी जो है वो कितने स्तर या परतों में है ये बात भी हमने कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हमारी जो मुख्य चर्चा चलेगी वो मुख्यतः इस बात पर डिपेंड करेगी कि मिट्टियां जो है वो कितने प्रकार की है। मिट्टियों के प्रकार जैसे जलोढ़, लेटेराइट, लाल, काली, जो है दलदलीय क्षेत्र की मिट्टी और जो लवणीय मिट्टी है उसकी बात। 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं जो ICAR इंडियन काउंसिलिंग के तौर पर रिसर्च सेंटर होता है सॉइल्स का, उसने जो बांटी है उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 जो मिट्टियां हमारी उस पर चर्चा करेंगे। 8 मिट्टियों को पढ़ने के बाद आज हम जो है बेसिक चर्चाएं हमारी जो चलेगी वो मुख्यतः किस पे चलेगी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मिट्टियों का अवकर्षण। सबसे पहले हम 8 प्रकार की मिट्टियों की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये चैप्टर यहाँ तक ही है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आप जानते हैं कि मिट्टियों को अपरदन को कैसे रोका जाए, मिट्टियों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद मिट्टी अवकर्षण को हम देखेंगे कि मिट्टी की जो वैल्यू है, मिट्टी का जो स्टेटस है, वो स्थिति जो है वो धीरे धीरे कैसे गिरती जा रही है। और उसके बाद मिट्टी का अपरदन जो बहाव है उससे मिट्टी को क्या नुकसान होता है, पानी के तेज बहाव से जो है मिट्टी को क्या नुकसान होता है। उसके बाद मिट्टी यानी मृदा संरक्षण। मिट्टी कहूँ चाहे मृदा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिट्टी और मृदा एक ही चीज़ है, दोनों ही रेत है, बालू रेत चाहे कोई सी भी रेत है, मिट्टी जिसे हम कहते हैं। अब इसके अंदर हम लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है इसमें मिट्टी मृदा संरक्षण हम देखने वाले कि मिट्टी का संरक्षण जो है वो किस प्रकार होता है और कैसे हम मिट्टी को अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे। किस मिट्टी को देखेंगे? जलोढ़ मिट्टी को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो पढ़ने से पहले हम कुछ भारत की स्थिति बना के चलेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि मिट्टियाँ किस प्रकार हैं। ये भारत की एक व्यू रचना की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से जो हमारा भारत है उसमें हम ये देखते हैं कि मिट्टियां जो है, सबसे पहले ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ अधिकतर मिट्टियां जो होगी वो पर्वतीय मिट्टियां होगी। कौन सी मिट्टियां होगी? पर्वतीय। मिट्टी के 8 प्रकार हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? मिट्टी के 8 प्रकार हम देखने वाले हैं। और ये 8 प्रकार मैंने नहीं बांटे हैं, ICAR ने बांटे हैं। किसने बांटे? ICAR ने। यानी मिट्टियों को 8 प्रकार में देखा जाता है, ICAR। इसके अलावा जैसे कुछ मिट्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलाकर ICAR ने बांट दिया। ये इंडिया का जो सॉइल्स का एग्रीकल्चर का जो रिसर्च करता है उस सेंटर को ICAR कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि ICAR क्या है। ICAR जो है उसने मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो 8 प्रकार से किया है, जिसमें सबसे पहले वो कहता है कि भारत में पर्वतीय मिट्टी 1 नंबर पर है। किस नंबर पर है? यानी ऊपर का जो उत्तरी भारत है वह हमें कोई मिट्टी देखने को मिलती है, वो पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। आप में से कई बच्चे ऐसे थे जो मैप की डिमांड कर रहे थे। रफली मैप तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन हमारी हो सकती है
1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमारी जो है पूरा डिस्कस जो चलेगा वो मैपिंग पर चलेगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि एक्चुअल तारीख कहाँ से कहाँ तक है वो जब हम मैप पढ़ेंगे। उसमें हम मिट्टियों का पढ़ेंगे एक दिन मैप, एक दिन हम जलवायु का मैप पढ़ेंगे, एक दिन हम बाढ़ और सूखा क्षेत्र वालों का पढ़ेंगे। सारे जो हमारे 7 चैप्टर जो है वो मैपिंग जो उनकी है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, एक दिन में एक चैप्टर की। तो मैपिंग हम पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं करना है। आपने संडे लाइव वार्ता में कई बच्चों के कमेंट थे और वो मुझे ध्यान में आए कि बच्चे मैप की भी मांग कर रहे थे, तो मैप हम देखेंगे। लेकिन आप बेसिकली भारत को हमने पूरा खोल के देख रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर ये पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालय वाला क्षेत्र है, और यहाँ जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम क्या है? पर्वतीय मिट्टी। इसके अलावा इसे थोड़ा सा नीचे हम यहाँ आते हैं तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी होगी हमारी वो होगी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिट्टियों की बात हमने कर ली। सबसे ऊपर होगी कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद कौन सी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी। और इसके बाद ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ जो मिट्टी होगी थोड़ी सी यहाँ तक भी आ जाती है ये, क्योंकि हमारा पठारी भाग आ जाता है। यहाँ हम 3 नंबर मिट्टी की बात कर रहे हैं जिसे हम दलदली कहते हैं, दलदली मिट्टी। उसके अलावा जो ये समुद्र और महासागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कहते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, ये वो मिट्टियाँ हैं जिनके नाम अक्सर हमें कम सुनने को मिला करते हैं और जिनके बारे में हम कम जाना करते हैं। लेकिन कुछ मिट्टियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हम शुरू से जानते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी का नाम आते हैं हम समझ जाते हैं। भारत के लगभग 40-45% पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये 5 नंबर पर हम याद करते हैं। उसके बाद लाल मिट्टी को हम याद किया करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लाल मिट्टी। इसके बाद हम काली मिट्टी की बात करते हैं, लाल के बाद किसकी बात करते हैं? काली की बात करते हैं। और काली के बाद जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है लेटेराइट। लेटेराइट। तो ये जो मिट्टियां हैं जो 8 हैं, मैंने कहा जलोढ़ जो है वो एक प्रकार से कांप मिट्टी है और कांप ही जलोढ़ है। कई मिट्टियों के 2 या 3 या 4 नाम हुआ करते हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। आज थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको समझने में, क्योंकि गले में थोड़ी खराश सी हो रखी है, तो मुझे पता है आप इस बात को समझेंगे, लेकिन मैंने कहा कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लेक्चर भी लंबा जाने वाला है और गले में भी दिक्कत है, इसलिए आपको थोड़ा बात को समझना पड़ेगा। तो 8 जो मिट्टियां हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ मिट्टियों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो कई जगह एक मिट्टी का नाम दूसरा नाम दिया रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो बताया ही नहीं हमें। जैसे क्या है, जैसे मिट्टियों के प्रकार की हमने जब बात की, जब हमने देखा कि मिट्टी जो थी जलोढ़ मिट्टी हो चाहे कोई सी भी मिट्टी हो, हमने मिट्टी को 3 स्तर पर 3 स्तर बनाए इसके, जिसको हमने परते का, कई जगह इसको हमने सहस्तर बोला। क्या बोला? सहस्तर। ठीक है, 3 परतें बनाई थी हमने, के, खे और गे। ये 3 परतें बना के हमने मिट्टी को पढ़ा। लेकिन ICR कहता है कि 5 प्रकार है, 5 स्तर है मिट्टी के। कितने स्तर है? 5। तो उन 5 को एक बार देख लेते हैं, ज्यादा लोड लेना नहीं है, सिंपली याद कर लेना है, क्योंकि हमने NCERT के तौर पर जो पढ़ा वो मिट्टियों का प्रकार बहुत सिंपल था, बहुत आसान था और वास्तव में अच्छा था, क्योंकि 3 प्रकार थे, के, खे, गे, आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन ICR कहता है कि 5 प्रकार है, तो फिर सर हम कौन सा याद करें? आपको दोनों याद रखना। ICR का जो विभाजन है वो होता है O प्रकार की मिट्टी, फिर इसके बाद A, फिर B और फिर C और फिर R। ये उसने 5 प्रकार बांटे हैं। ये जो O प्रकार है ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यानी जैविक जो मिट्टी होती है, ऑर्गेनिक जो मिट्टी होती है वो वाली मिट्टी है ऑर्गेनिक मिट्टी, ओ प्रकार की। ऑर्गेनिक मिट्टी से क्या मतलब है? पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर जो परत होती है मिट्टी की वो ऑर्गेनिक टाइप में, यानी कि जीवों के पत्तियों से, पत्ती भी तो कभी जीव थी, तो पत्ती के जो कचरा है उससे, दलदली है एक प्रकार से, कचरा है बिल्कुल ही, जो ऊपर ही देखने को हमें मिल जाया करता है। तो जो दलदल है मिट्टी का या फिर अवशिष्ट पदार्थ है जो मिट्टी का, जो मिट्टी पर ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, वो मिट्टी का ओ संस्तर यानी ओ परत होती है। उसके बाद ए और बी, छोटे पौधों की जो जड़ें होती है वो ए के अंदर धसी रहती है, और बड़े जो पौधे होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो बी पार्ट तक चली जाती है, बी स्तर तक चली जाती है। सी और आर दोनों ही चट्टाने हैं, सी और आर दोनों ही क्या है?
चट्टानें हैं। तो मैंने कुछ इसका लिखित रूप नहीं लिया है, ये मैंने आपको बेसिक बताया। आप जब कॉलेज में जाओगे तो ये 5 स्तर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ घबराए नहीं कि ये 5 स्तर कहाँ से आ गए। हमने तो 11th क्लास में 3 ही पढ़े थे, ये 5 कहाँ से आ गए। तो ये इस प्रकार से ICAR जो मिट्टियों का वर्गीकरण करता है, मिट्टियों पर रिसर्च करता है, मिट्टियों के बारे में क्या अच्छा हो सकता है आने वाले समय में और क्या बुरा हो सकता है, मिट्टियों का संरक्षण कैसे किया जाए आदि बात करता है। तो हम जलोढ़ मिट्टी की बात करने से पहले इस चीज को हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर पर्वतीय मिट्टी की बात करेंगे तो हम हिमालय वाले क्षेत्रों की बात करेंगे, उसके बाद पठारी क्षेत्र के आसपास जो है उससे थोड़ा ऊपर उत्तरी भारत में मरुस्थलीय मिट्टी होगी और राजस्थान आदि क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी है। बिहार यूपी ये जो क्षेत्र है ये हमेशा पानी वाले क्षेत्र रहे तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करती है। तो ICAR ने जो विभाजन किए वो हमने देखे। अब हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। ये देश के 40% भाग पर है। कितने भाग पर है? 40% उपजाऊ होती है कोई भी मिट्टी। आप ध्यान से याद रखें, किसी भी मिट्टी को उपजाऊ होने के लिए उसको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। उसके बाद उस मिट्टी को पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम। और उसके बाद उसको फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस। तो ये 3 चीजें जो होती है वो मिट्टी को अपना स्तर बनाने में है, अपना लेवल बनाने में और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में फायदेमंद होती है। लेकिन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस इसमें तीनों ही नहीं है। देखो पोटास अधिक मात्रा में मिलता है लेकिन अधिकतर चीजें इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम। पोटास अलग चीज है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जलोढ़ में तीनों ही नहीं है। फिर भी ये देश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कारण ये है कि ये क्या करती है, जैसे कोई भी नदी यहाँ से आई, जैसे यूपी बिहार में क्यों पाई जाती है? क्योंकि यूपी बिहार में गंगा नदी चलती है। तो गंगा नदी जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या है? जल के साथ जो लोड होके आती है, हमने कई बार देखा है इसको, जल के साथ जो लोड होके मिट्टी आया करती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहा करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी अगर हम बात करें तो नदियों के पानी के साथ जो मिट्टी आ जाया करती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और भारत में सबसे ज्यादा यही है क्योंकि पर्वतों से जो नदियां आती है वो जलोढ़ मिट्टी को लेके आती है। ये सबसे उपजाऊ होती है। क्यों होती है सबसे उपजाऊ? जब इसमें नाइट्रोजन नहीं है, पोटेशियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है, ये तीनों चीजें तो इसमें नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें कैल्शियम है। क्या है इसमें? कैल्शियम। क्या है इसमें भाई? कैल्शियम। क्योंकि पानी के बहाव के साथ अलग अलग क्षेत्रों का कैल्शियम लेके आती है जिससे ये उपजाऊपन अपना बना लेती है। तो कितनी अच्छी बात है। जिसके पास संसाधन नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, तो फिर पढ़ाई अच्छी कैसे होगी? क्योंकि वो लर्निंग शहर से पढ़ेगा, वो ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ेगा, तो वो ऑनलाइन पढ़ के अपना जैसे अस्तित्व बना लेता है और स्कूल और जिले में टॉप कर जाता है। ठीक वैसे ही उसको इस मिट्टी को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तो अपने स्तर पर नहीं मिला, लेकिन इसने अपना ही गुण जो है वो रास्ते में चलते चलते अपना डेवलपमेंट जो है, अपना विकास जो है इस मिट्टी ने कर लिया। और जो वो विकास है वो क्या है? कैल्शियम की अधिकता। तो कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इस मिट्टी के बारे में, ये देश के 40% भाग पर पाई जाती है। ये बात आपको पक्का याद रखना है। यानी सबसे ज्यादा कौन है? जलोढ़ मिट्टी, है ना। ये निक्षेपण मृदाएं हैं। इसका मतलब, निक्षेपण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होती है, इसलिए इनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं। कौन सी मिट्टियां हैं? ये निक्षेपण मृदाएं हैं। इसके अलावा ये सरिताओं वाहित निक्षेपित है। सरिताओं वाहित निक्षेपित है। इसका मतलब क्या है? देखने में बड़ा कठिन, बड़ा हार्ड और थोड़ा लेंथी टाइप लग रहा है कि यार कैसा शब्द आ गया। ये सरिताहूं, सरिता जो होती है, सरिताएं मतलब नदियां, ये नदियों, आगे क्या लिखा है? वाहित, बहने वाली नदियों। आगे अर्थ क्या बन गया? ये बहने वाली नदियों। इस दोनों शब्द का अर्थ क्या है? ये बहने वाली नदियों निक्षेपित यानी स्थापित होती है। ये बहने वाली नदियों के कारण स्थापित होती है, इसलिए यहां लिखा है ये सरिताहूं वाहित निक्षेपित है। ये बहने वाली नदियों के कारण स्थापित होती है, इसलिए इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं, ये सरिताओं वाहित मृदाएं हैं, ये निक्षेपित मृदाएं हैं। और ये सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा की हम बात करें तो भारत में
गुजरात में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यानी पूरे भारत में तो लगभग 40%, 43% भी लिखा रहता है कई जगह। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई नदियां हैं तो वो नदियां कौन सी है लाडले? सबसे ज्यादा अगर कोई नदियां भारत में है तो नदियां तो भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन सबसे ज्यादा नदियां वहां होगी, जिस जगह सबसे ज्यादा नदियां होगी वहां जलोढ़ मिट्टी का भी जो है क्षेत्र देखने को मिलेगा। और गुजरात जो है वह नदियों का बहाव बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा है कई क्षेत्रों का, लेकिन बहाव वहां से तेज होता है। नदियां जहां धीमे होती है, जहां क्षेत्र में मिट्टी छोड़ जाती है, वह जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपित रूप देखने को मिलता है। नदियां जो रिताएं होती है वो वहां बहाव के कारण निक्षेपण कर देती है इन मिट्टियों का। देश के 40% भाग पर है। सबसे ज्यादा याद रखेंगे आप गुजरात, सबसे ज्यादा क्या याद रखेंगे? गुजरात। ठीक है। इसके पोटास अधिक मात्रा में मिलता है, इसमें पोटास अधिक मात्रा में मिलता है, याद रखें आप, पोटास ज्यादा मिलता है। इसमें फास्फोरस कम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ना तो इसमें फास्फोरस होता है ना नाइट्रोजन होता है, ये चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। खादर बाढ़ों से निक्षेपित होता है और खादर क्षेत्र उपजाऊ होता है। हमने बांगर और खादर उस किताब में बात की थी। नदी जहां से पर्वत से निकला करती है, कुछ क्षेत्र में अंदर अंदर चला करती है तो तराई क्षेत्र बनता है, फिर नदी मैदानों की तरफ चली जाती है, कई जगह उबड़ खाबड़ कंकरों में से निकला करती है तो खादर और बांगर जैसे क्षेत्र बना करते हैं। तो उनके अलग अलग नाम, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र है ना, तो डेल्टा क्षेत्र, ये जो नाम है। तो इसमें खादर क्षेत्र जब बाडू का बहाव होता है, वो निक्षेपित जहां मिट्टी हुई है उस खादर क्षेत्र जो होता है वो उपजाऊ होता है। यानी अब तक जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने ये देखा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा गुजरात में है। ये देश के 40% हिस्से में पाई जाती है। ये नदियों के बहाव के कारण आती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन ना के बराबर होता है। ये ना होते हुए भी कैल्शियम की वजह से ये अपने आप को डेवलप कर लेती है। बताओ कौन सी नदी पड़ी सबसे महत्वपूर्ण है? आगे 3-4 नदियां तो हम यूँ चुटकियों में करेंगे क्योंकि वो बहुत आसान है, बहुत छोटी है। देखिए, इन मृदाओं गहन कृषि की जाती है। इन मृदाओं में, जलोढ़ में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब संलग्न लोग लगे रहते हैं उसमें और कृषि करते रहते हैं। इसमें हमने एग्रीकल्चर में इसको देखा है। इसका रंग राख जैसा होता है। कैसा होता है भाई? राख। राख आपने देखी है, लकड़ी जब जलती है तो राख हो जाया करती है। हर किसी चीज़ की भी राख हो जाती है जो जलने लायक होती है। तो मिट्टी जो होती है इसकी देखने में कैसे लगती है? राख जैसी। तो 3-4 चीज़ें आप बेसिक जलोढ़ के बारे में याद रखें और याद क्लास में ही हो जाना चाहिए। मेरा गला खराब है लेकिन आपका माइंड तो बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या याद रखना है? जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव के कारण जम जाया करती है, अलग क्षेत्रों से, दूरस्थ क्षेत्रों से आया करती है। देश के 40% भाग पर है। सबसे ज्यादा गुजरात में देखने को मिलती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन ना होते हुए भी कुछ मात्रा पोटास की और कुछ कैल्शियम ये लेके आती है। इससे ये उपजाऊ मिट्टी का दर्जा भारत में सर्वप्रथम लेने वाली मिट्टी है। इसके अलावा सबसे खास बात इसकी क्या है? ये मिट्टी जो है, नदियां जो क्षेत्र है उनसे आने के कारण, कई क्षेत्रों में बहने के कारण इसे मतलब जो है कई नामों से भी जाना जाता है। देखो यहाँ मैंने 43% क्षेत्र लिखा, वहाँ मैंने 40 लिखा क्योंकि दोनों ही देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात ये थी, इसका कलर कैसा दिखाई देता है? तो ये राख की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? राख की तरह। अन्य नाम क्या है? यही याद कर ले, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है इसलिए इसे दोमट व कछारी मिट्टी भी कहते हैं। राख की तरह दिखने के कारण इसको कछारी के नाम से जाना जाता है। पक्का याद हो जाना चाहिए, चाहे मैं दोमट बोलूं चाहे मैं जलोढ़ बोलूं, पक्का याद हो जाना चाहिए। चाहे मैं दोमट बोलूं, चाहे मैं जलोढ़ बोलूं और चाहे मैं कछारी बोलूं, मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ी होगी। नदियों के बहाव से आती है, 40-43% भारत में कवर करती है। गुजरात में सबसे ज्यादा है। राख की तरह ये दिखाई देती है। फास्फोरस और पोटेशियम आदि नाइट्रोजन चीजें कम है, लेकिन कैल्शियम के कारण पूरे भारत में जो है महत्वपूर्ण है। चावल वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण कृषि होती है। किसके लिए? चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए लिखा धान की खेती के लिए फायदेमंद है। इसमें अगर बालू की मात्रा ज्यादा दिखती है तो इसे कांप कहते हैं, थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है। बालू मिट्टी अगर मिल जाती है जलोढ़ के अंदर तो थोड़ी कम उपजाऊपन आ जाता है उसमें। तो कई क्षेत्रों में ये भी देखने को मिलती है, अगर बालू इसमें मिल जाएगी तो इसे क्या कहेंगे? कांप। तो हमारे सामने एक नाम और आ गया, कांप मिट्टी। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जलोढ़ को कांप में ही रखा गया है। जो मृदा विभाजन किया गया है ICAR के द्वारा। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। अब हम ये देख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी के ढेर सारे नाम हो गए, है ना। कदोजेका, कदोजेका, कैदोजेका, कदोजका, कदोजका याद रखना है।
क दो जका, ऐसे याद रख लो, कदो जका, ठीक है ना, इससे याद हो जाएगी। यानी क्या क्या कह रहे हैं, कांप कह रहे हैं, दोमट कह रहे हैं, जलोढ़ कह रहे हैं और कछारी कह रहे हैं। ऐसे इसको याद करना है, चाहे कैसे याद करो। ये जो है कांप है और ये कछारी है, इसलिए क पहले आ रहा है और का बाद में आ रहा है, ताकि आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जलोढ़ मिट्टी की बात हम कर रहे हैं और बहुत आसानी से, मुझे पता आपको समझ में आ गई। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, ये बात हमने पहले ही कर ली। अधिक विस्तार उत्तर भारत में, अधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर भारत में। जो उत्तर का भारत है ये वाला, यहाँ इसका अधिक विस्तार देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने पर्वतीय मिट्टी बताई, तो पर्वतीय जो मिट्टी है वो इस क्षेत्र में है, तो इसमें जो नदियां निकलती है इनके कारण जो उत्तर भारत ये बनता है, इस स्थान पर उत्तर भारत जो बना है, यहाँ ये देखने को मिलती है, पर्वतीय पर नहीं मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि पर्वतीय पर तो पर्वतीय और ये उत्तरी भारत लिखा हुआ है, तो भारत को हमने पर्वतीय क्षेत्र से पढ़ना शुरू किया था, फिर उत्तरी मैदानों की हमने बात की थी, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों की बात की थी, तो इसने साफ साफ लिखा है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये उत्तर भारत में देखने को मिलती है। तो उत्तर भारत में उत्तर का मैदान भी आ जाता है, तो ये उत्तर के मैदानों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी, और आपको याद हो जानी चाहिए। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी मैदानों में मिलेगी और तटीय मैदानों में मिलेगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, भारत का ये क्षेत्र अगर हम देखते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी देखने को मिलती है, तो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो भारत का तटीय क्षेत्र है वहाँ भी देखने को मिलती है। प्रचुरता क्या है इसमें, चूना पत्थर देखने को मिलता है, और मैंने कहा थोड़ा बहुत पोटेशियम इसके अंदर होता है। कमी क्या है इसमें, ये दो चीज़ें नहीं है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फसल कौन सी होती है, आलू होते हैं और गेहूँ होते हैं। जलोढ़ मिट्टी पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़, 43% जलोढ़ पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, राख की तरह दिखाई देती है, कांप भी इसको कहा जाता है, दोमट भी इसको कहा जाता है, ढेर सारे नाम इसके देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्षरिताएं जो होती है उनके निक्षेपण यानी नदियों के बहाव के कारण ये स्थापित होती है। इसके अंदर पोटेशियम कुछ मात्रा में देखने को मिलता है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लेके आ जाती है। लेकिन किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनने के लिए उसे नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए, जो इसके पास नहीं है, लेकिन कैल्शियम के कारण ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इससे क्या क्या होता है, इससे आलू और मक्का होता है, आलू और मक्का होता है, गेहूं और तिल होते हैं, आलू और मक्का होता है और गेहूं और तिल होते हैं। तो मुझे जहां तक पता है जलोढ़ मिट्टी का हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कहाँ ये तटीय क्षेत्रों में और उत्तरी भारत में। तो जलोढ़ मिट्टी जो है महत्वपूर्ण मिट्टी तो है ही, आपको याद कर लेना है। बार बार मैंने रिवाइज कराया है, इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को जलोढ़ मिट्टी याद होना चाहिए। हम मैपिंग में इसको दर्ज भी करेंगे। तो कहाँ है तटीय मैदान, चूना पत्थर सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन फास्फोरस, आलू और मक्का। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया जो किताब में बहुत ही गंदा दे रखा है। देखिए आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने आई है काली मिट्टी, और आपको माइंड में घूमती रहनी चाहिए जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी घूमती रहनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हम पढ़ चुके हैं, जलोढ़ मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि काली मिट्टी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सवाल ये आता है कि किसी भी 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आपको जलोढ़ के बारे में बहुत अच्छे से बताना है। उसके बाद काली उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जलोढ़ थी। बेसाल चट्टानों के टूटने से, बेसाल्ट कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, हल्की फुल्की चट्टानें हुआ करती है, बेसाल्ट चट्टानें जो है वो टूट जाती है, और उन टूटने के कारण जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा से निर्मित होता है, ह्यूमस की अधिकता यानी तापमान बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमस की अधिकता मतलब तापमान इस मिट्टी का बहुत ज्यादा होता है। जल को अधिक सोखती है, जल को क्या करती है, अधिक सोखती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो फिर मुझे बताइए कांप मिट्टी किसको कहा जाता है, मुझे बताइए दोमट मिट्टी किसको कहा जाता है, मुझे बताइए कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है, मुझे बताइए राख की तरह दिखने वाली नदी को मिट्टी जो है वो कौन सी है, मुझे बताइए भारत के 43% क्षेत्र पर नदी कौन सी है। नदी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जलोढ़ नदियों से आती है ना, मिट्टी कौन सी है। मुझे ये बताइए भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, मुझे ये बताइए कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, मुझे ये बताइए कि जलोढ़ मिट्टी जो है
उसमें किस चीज़ की ज़्यादा अधिकता होती है, मुझे ये बताइए कि जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है। मुझे ये बताना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपका पढ़ना सफल है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो हमें एक पर्वत बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक पर्वत बनाना पड़ेगा, और जब हम पर्वत बनाएंगे तो ये मिट्टी बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। ये मैंने एक पर्वत लिया और इस पर्वत से, इस स्थान से निकला करती है ज्वालामुखी। क्या निकला करती है? ज्वालामुखी, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ज्वालामुखी जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्वालामुखी जो है वो जब निकलती है तो वो लिक्विड के रूप में निकलती है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी अंदर से आग है लेकिन तरल है, तो गर्म पानी अंदर, वो गर्म तरल पदार्थ जब बाहर निकलता है तब उसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको मैग्मा कहा जाता है। और जैसे ही वो ठंडा होता है तब उसको लावा कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि ज्वालामुखी पहाड़ों के पास से छेद होता है पृथ्वी के अंदर, और वहां से गर्म पदार्थ निकलना शुरू करता है। वो जैसे बाहर निकलता है उस समय उस गर्म पदार्थ को मैग्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो ठंडा होने पर लावा होता है, और उसके कारण, कचरे के कारण काला काला कचरा इकट्ठा होता जाता है, और उस काले कचरे के कारण मिट्टी जो बनती है उसको काली मिट्टी कहते हैं। गुरुजी होते हो समझ में आ गया? क्यों आ गया समझ में? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब हम काली मिट्टी पढ़ रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियां लेके आई थी, काली मिट्टी ज्वालामुखी लेके आई है। काली मिट्टियां कौन लेके आई है? ज्वालामुखी लेके आई है। तो काली मिट्टियां जो होती है वो ज्वालामुखी के कारण बनी है। और ज्वालामुखी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्वालामुखी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इससे मैग्मा निकलता है और फिर लावा, और फिर से मिट्टी बन जाती है। इससे कपास बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? कैफ और कपास। क्या ज्यादा होती है इससे? कैफ और कपास। लावा से बनी इसलिए इसको लावा मिट्टी कहते हैं। कपास ज्यादा होती है, और रेंगूर प्रकृति की ये मिट्टी है, इसलिए रेंगूर मिट्टी या कपास मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से अगर कोई मिट्टी जानी जाती है सॉरी, रेंगूर मिट्टी, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से अगर कोई भी मिट्टी जानी जाती है तो उस मिट्टी को हम काली मिट्टी कहेंगे। लेकिन कांप, राख, दोमट वो सब जलोढ़ होगी। ठीक है ना? कंपैरिजन करते चलना है ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। चूने, लोहे तत्व अधिक देखने को मिलता है। चूना जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा इसमें। लोहे के अवशेष, गुण ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे तत्व इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। दरारें जो इसकी होगी वो चौड़ी चौड़ी सी दिखाई देती है। दरारें कैसी दिखाई देती है? चौड़ी चौड़ी सी दिखाई देती है। वर्षा में चिपचिपी में फूल जाती है। जब बारिश आया करती है तो ये थोड़ी चिपचिपी सी और यूं चिपचिपाहट सा पैदा कर देती है, चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि ये अंदर से निकला हुआ लावा है, और अंदर से जो लावा निकला था मैग्मा के रूप में, जब ठंडा हुआ तो वो लावा हुआ, और लावा जो है उसके कचरे के कारण, उसके सेंडिमेंट के कारण, उसके अवसाद के कारण जो कचरा बन गया था, जो रेंगूर प्रवृत्ति का है, जिसमें कपास बहुत ज्यादा हो सकती है, उसमें क्या हो सकती है? कपास बहुत ज्यादा हो सकती है। लावे के कारण बना था इसलिए लावा उसमें ज्यादा है, इसलिए इस मिट्टी को यानी काली दिखने के कारण इसको काली कहा जाता है, क्योंकि ये लावा से बनी है। तो काली मिट्टी बोलूं या फिर लावा मिट्टी बोलूं या फिर रेंगूर मिट्टी बोलूं या फिर कपास मिट्टी बोलूं तो फिर काली मिट्टी है। तो कंफ्यूजन कहीं भी नहीं देखना आपको। कहीं भी आपको रेंगूर मिट्टी देखा हुआ मिल जाए, रेंगूर मिट्टी लिखा हुआ है, फिर आपके यार ये तो पढ़ी नहीं हमने, रेंगूर मिट्टी कहाँ से आ गई, फिर आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाए, फिर आपको दोमट मिल जाए, अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया। दोमट तो हमने जलोढ़ को बताया था, तो जलोढ़ ही दोमट है, ये याद रखना है। इसमें दोमट आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोमट मिले जलोढ़ है, कछारी मिले जलोढ़ है, राख वाली प्रकृति मिले जलोढ़ है। काला रंग किसका? काली मिट्टी का। खुद ही बता रही है काली मिट्टी काली हूं मैं, लावा से बनी हूं। कपास मेरे में ज्यादा होती है। अगर गेहूं ज्यादा करने हैं, तिलहन ज्यादा करना है, आलू ज्यादा करने हैं, मक्का ज्यादा करना है, तो जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी चटकियों में याद होने के बाद जैसे आपको याद होती है तो आप कंपैरिजन क्लियर कर लेते हैं। और मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं जलोढ़ मिट्टी पे, क्योंकि काली मिट्टी से उसको कंपेयर करेंगे और अगली मिट्टी से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। भारत की मिट्टियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चीज है बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर मिट्टियां जो है 8 प्रकार की, वो पूरे भारत के अंदर है, और उन 8 प्रकारों को हम देख रहे हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के बाद तुरंत हम काली मिट्टी पढ़ रहे हैं, या फिर मैं कह दूं कपास मिट्टी पढ़ रहे हैं, या फिर मैं कह दूं रेंगूर मिट्टी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर चूना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि उसमें कैल्शियम और पोटेशियम मिल रहा था। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। लेकिन इस मिट्टी के अंदर ज्यादा हमें देखने को मिलेगा चूना। कौन सा मिलेगा? चूना और लोहे के तत्व। दरारें इसकी चौड़ी होती है, पानी लगते ही चिपचिपी हो जाती है। ये काली मिट्टी की व्यवस्था है।
ठीक है। फसलें कौन सी हो सकती है? गन्ना और कपास। लेकिन मुझे मक्का चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मक्का चाहिए। मुझे तिलहन चाहिए, क्या चाहिए? तिलहन। क्या काली मिट्टी दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो है आलू चाहिए, क्या काली मिट्टी दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अगर ये फसलें चाहिए तो मुझे ये फसलें दे पाएगी जलोढ़। कौन दे पाएगी? जलोढ़। लेकिन मुझे अगर गन्ना और कपास अगर चाहिए तो मुझे कौन देगी? काली मिट्टी। ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में। अब आप कहेंगे सर गुजरात में तो आपने बताया सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, इसका मतलब क्या इन दोनों के सींग अटते हैं? ये नहीं हो सकते क्या? गुजरात कोई छोटा सा क्षेत्र तो है नहीं, अपनी गली के बाथरूम से छोटा तो है नहीं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में कोई अगर देखने को मिलती है मिट्टी तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। लिखा भी है मैंने, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा गुजरात में क्या? जलोढ़। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्या? काली। महाराष्ट्र की काली और गुजरात की जलोढ़। ऐसे याद रख लोगे। एक लाइन जो रजिस्टर में सांचा खाली जहां हुआ करता है वहां पर आप डाल दीजिएगा, जलोढ़ गुजरात, काली महाराष्ट्र। ऐसे याद रखना है। काली से क्या ज्यादा हुआ? काली बेचारी क्या करेगी? कपास करेगी। क्या करेगी? कपास की खेती ज्यादा करेगी। उसके अलावा क्या देखने को मिला? गन्ना। ठीक है ना। तो गन्ना और कपास काली, और बाकी मैंने तिलहन वगैरह आपको बता ही दिए। ठीक है ना। तो 2 मिट्टियों को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा अब तक। इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट से होता है। इसके अंदर ये गुण पाया जाता है टिटेनी फेरस का, उसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? काला। ये तो कहने की बातें हैं, वो तो अंदर से ही काली आई थी इसलिए वो काली रहेगी। ठीक है ना। अब कितना ही फेयर एंड लवली लगा ले, ये गोरी नहीं होगी। आगे देखिए, लेटेराइट मृदाएं। भाई साथियों बहुत अच्छी बात है कि हमने जलोढ़ पढ़ा और काली पढ़ा। इनका क्षेत्र, इसमें कमी, इनमें अधिकता कहाँ पाई जाती है, इनके उपनाम कहाँ हैं, आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। क्योंकि जिसको क्लास में याद हो गया 70%, उसको आसानी से फिर रिवीजन से याद हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो है बहुत सिंपल है। ये शब्द जो है लेटर शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। अब ईंट सबने देखिए, 2 ईंटों को आपस में रगड़ना, उससे जो कचरा बनेगा, उससे जो मिट्टी का ढेर लग जाएगा नीचे छोटा सा, उस मिट्टी वाले ढेर को हम लेटेराइट मिट्टी कह सकते हैं। क्योंकि ईंट को लिटा के घर्षण करना, उसमें लेटेराइट मिट्टी आ जाती है। कौन सी दिखाई दे रही है आपको? ये ईंटें फोड़ी है मैंने। क्या फोड़ी है? ईंटें फोड़ी है मैंने, और इनसे जो मिट्टी बड़ी है उसको हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। ये मैंने नहीं, शान भैया ने फोड़ी है, और इससे जो मिट्टी बनी है उसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेराइट। तो जलोढ़ नदियों की देन थी। किसकी देन थी? काली मिट्टी ज्वालामुखी की देन थी। किसकी देन थी? ज्वालामुखी की देन थी। लेकिन लेटेराइट मिट्टी ईंटों की तरह दिखाई देती है। किसकी तरह दिखाई देती है? ईंटों की तरह दिखाई देती है। इसलिए ईंट जो होती है ऐसे लगता है कि पथरीली है, थोड़ी थोड़ी। क्या है? पथरीली। तो ये पथरीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? लोहा ऑक्साइड की अधिकता होती है। ये वह क्षेत्र है जब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती हो। पहली बार हमने बारिश की बात की है, पहली बार वर्षा की बात की है। लेटेराइट कहती है मैं लेटी हूं, मुझे जगाने के लिए तुम 200 सेंटीमीटर बारिश करो, जब मैं जाके लेटी हुई उठूंगी। क्योंकि मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर लोहा ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। यानी लेटेराइट मिट्टी के लिए 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, उसी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें लो ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, और ये थोड़ी पथरीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पथरीली दिखाई देती है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेटर शब्द से बना, ये चीजें हमने सारी देख ली। तो हमने जलोढ़ पढ़ ली थी, हमने काली पढ़ ली थी, हमने लेटेराइट पढ़ ली थी। बार बार मन करता है रिवीजन करा दे, लेकिन ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसका रिवीजन आपको ही करना है। आगे देखिए, क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा लेटेराइट जो है वो कहती है मेरे नाटक कुछ अलग है। अगर तुमने मुझे नहीं बनाया तो तुम्हारी रेल बना दूंगी। तुमने मुझे 200 सेंटीमीटर बारिश करके नहीं जगाया तो तुम्हारी रेल बना दूंगी। कर्नाटक रेल, कर्नाटक केरल। क्या याद रखना है? कर्नाटक केरल। कौन सा याद रखना है? बताओ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? अरे महाराष्ट्र में अपनी लावा वाली, ज्वालामुखी वाली काली मिट्टी थी। कपास जिसे हम कहा करते थे, कपास मिट्टी या लावा मिट्टी जिसे हम कह सकते थे, बहुत काली। उसके अलावा जलोढ़ सबसे ज्यादा कहां? गुजरात में। लेकिन कर्नाटक और केरल की अगर हम बात करें तो वह लेटेराइट मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी? बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह कौन सी मिट्टी होगी? लेटेराइट मिट्टी होगी। कौन सी होगी? और सबसे बड़ी बात, अरे भाई ईंटें फोड़ने की जरूरत कहां पड़ गई? हमें उस पथरीली मिट्टी के बारे में पढ़ने की जरूरत कहां पड़ गई जो इतने नाटक करके कर्नाटक में बैठी है, जो सबकी रेल केरल बनाने की बात करती है? उस मिट्टी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस मिट्टी में
बड़े ही राज की बात है। कुछ लोगों को तो लिखा हुआ दिख गया, इसमें काजू होते हैं। क्या होते हैं? इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं ढेर सारे, इसमें काजू होते हैं। और इसका प्रयोग क्या होता है? ये मकानों का निर्माण करती है, भारत के भारतीय जो लोग हैं उनको आवास उपलब्ध कराती है। इसलिए नदी बहुत, ये जो मिट्टी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी के अंदर लोहा ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मिट्टी पथरीली है। इसका उदाहरण ईंट है, जो मैंने आपको मौखिक बता दिया। इस मिट्टी की खासियत यह है कि इस क्षेत्र में जो है कर्नाटक और इन क्षेत्रों में ये होती है, इसमें काजू ज़्यादा हुआ करते हैं। इसके अलावा मकान बनाने में आप सब जानते हैं ईंट का प्रयोग होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्या मिट्टियाँ शानदार है भारत की। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है? कर्नाटक में कौन सी है? गुजरात में कौन सी है? महाराष्ट्र में कौन सी है? 3 नदियां पड़ी, 3 स्टेट याद होना चाहिए। अगर गुजरात बोला तो जलोढ़, अगर महाराष्ट्र बोला तो काली। ठीक है, उनके उपनाम वगैरह सब आपको याद रखना है, कौन सी फसलें होती है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा कर्नाटक बोला तो सीधा सीधा लिटा दो। क्या करना है? नाटक नहीं करना है फालतू में, लिटा दो तो लेटेराइट। आगे देखिए, बड़ी शानदार लाल पीली, ये इधर लाल पीली हो गई। जैसे ही हमने जलोढ़ पढ़ा, जैसे हमने क्या पढ़ा? जलोढ़ पढ़ा, तो जलोढ़ के लोड के कारण ये कोई इधर थी जो काली पड़ गई, और इसके काली पड़ने के कारण और इसके लोड के कारण ये लेट गई, लेटेराइट। ठीक है, तो 3 मिट्टी आपको याद होगी। और जैसे ही हमने लेटेराइट पढ़ा तो इधर देखो ये लाल पीली हो गई। कैसी हो गई? क्या आपको इसमें काला दिखाई दे रहा है? नहीं, लाल पीली दिखाई दे रही है। कैसी मिट्टियां? लाल और पीली मिट्टियां। तो लाल और पीली मिट्टियां ये उर्वर वाली मिट्टियां हैं और ये आग्नेय सेलों के अवसाद है। आग्नेय सेल का क्या मतलब होता है? हमने एक जो है चट्टानें जब पढ़ी थी तो हमने बात की थी आग्नेय चट्टानें। कौन सी बात की? इग्नियस चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। उसके बाद हमने सेंटीमीटर्स की बात की थी, या फिर अवसादी चट्टान की बात की थी, अवसादी चट्टान। और उसके बाद रूप बदलने वाली रूपांतरित, जिसे हम कायांतरित कहते हैं, कायांतरित चट्टानों की बात की थी। तो ये 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं हमारी, इन चट्टानों में जो आग्नेय चट्टान है वो आग के कारण बनी है और ये आग्नेय के अवशेष है। तो फिर बताओ क्या कोई और था जो आग के कारण बना? काली मिट्टी बनी थी। कौन सी बनी थी? काली मिट्टी। वो भी इससे ही बनी थी, लेकिन इनसे थोड़ी अलग थी। लाल और पीली दोनों की दोनों, लाल और पीली यानी एलपी जो है वो आग्नेय चट्टानों से बनती है। कहाँ है? ये जो आग्नेय चट्टानों से बनती है, आग के कारण जो क्षेत्र बना है उस क्षेत्र में ये उसके अवशेषों के कारण ये बना करती है। और ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। एक बार फिर से हम देखते हैं, गुजरात की बात की हमने, जलोढ़ मिट्टी हमें याद आ गई, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र की बात की हमने, काली मिट्टी हमें याद आ गई, काली आई थी, देखो काली। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक की बात की हमने, केरल भी साथ में था, तो अपने आप कौन सी याद आ गई? लेटेराइट मिट्टी। लेकिन हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? छत्तीसगढ़। यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली। ठीक है, अब इसकी क्या बात है? कमी किसकी है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। प्रत्येक भारत की प्रत्येक मिट्टी में ये 2 चीजें कम देखने को मिलेगी आपको, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसलिए मैंने जब लेक्चर फ्लो हमारा शुरू हुआ था उसी समय आपको कह दिया, भारत की जो मिट्टियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोई चीज़ देखने को मिलती है तो वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और कमी जिसकी देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टियाँ कैल्शियम के कारण उपजाऊ थी, ये थोड़ा अपवाद है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमने देखा कहाँ, मतलब कमी किसकी और सबसे ज़्यादा कहाँ, ये हमने देख लिया। तो लाल पीली हमने पढ़ ली। शुष्क मृदाएं सूखी सूखी सी, सूखी सूखी सी, देखो कैसी दिखाई दे रही है। देखो आप बोल रही है ना, फोड़ते हैं तो ही नहीं फूट रही, देखो आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है आवाज। फोड़ते हैं तो भी नहीं फूट रही है, ये ऐसी मिट्टियां हैं। तो जलोढ़, फिर काली, फिर लेटेराइट, फिर लाल पीली, याद कर लेना क्रम से। देखो ICAR का जो बंटवारा था वो हमने देख लिया। सबसे ऊपर भारत में जो है वो पर्वतीय, उसके बाद मरुस्थलीय, उसके बाद जो है दलदली और उसके बाद लवणीय, और फिर जलोढ़ जो है वो हमने याद की। जलाकर राख कर दो उसको, जलाकर लौट आओ, जलोढ़ पढ़ी हमने। फिर जो है लेटेराइट वगैरह की बात की हमने, काली पीली की बात की, उसमें काली और पीली वो बात हमने कर ली थी 8 प्रकार से। लेकिन हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने जलोढ़ पढ़ी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद हमने काली पढ़ी, बहुत अच्छे से लावा वाली समझ में आ गई आपको। उसके बाद हमने जो लेटेराइट पढ़ी और फिर लाल पीली हमने पढ़ी। लाल पीली के बाद सूखी वाली आई है। कौन सी आई है? सूखी वाली आई है। सूखी जो है, इसमें सूखी है तो क्या है?
प्राथमिकता ज़्यादा दिखेगी। नमक क्षेत्र जैसे राजस्थान का जो सांबर है उसमें नमक बनाया जाता है, सांबर नमक, तो उस क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। शुष्क जो मृदाएं होती है उसमें लवणता बहुत ज़्यादा होती है और इन क्षेत्रों में नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक। तो देखिए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राथमिकता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा नमक की, इनसे नमक बनाया जाता है। राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। संरचना कैसी है? बालू मिट्टी की तरह दिखाई देती है। प्रकृति कैसी है? लवणीय दिखाई देती है। कमी किसकी है? ह्यूमस की, जैव पदार्थों की। जैव पदार्थ मतलब जो जीव होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, अवशेष है जीवों के, उनके मरने से जैव अवशेष बना करते हैं, उसकी इसमें कमी है। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। अनुर्वर मृदाएं हैं, यानी कि उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ, अनुर्वर का मतलब है उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है। नाइट्रोजन अपर्याप्त, नाइट्रोजन की मात्रा कैसी है? अपर्याप्त, यानी बहुत कमी देखने को मिलती है। किस चीज की? नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिला करती है। तो शुष्क जो मृदाएं होती हैं वो नमक बनाने के काम आती है। नाइट्रोजन जो है उसकी अपर्याप्तता है, सब में होगी, ये चीज़ याद ही रख लेना आप पक्का। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की सब में कमी होगी। एक अपवाद के तौर पर कमी होने के बावजूद भी जलोढ़ उपजाऊ बन गई थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा पोटेशियम था, इसलिए आपको याद हो जाता है। अनुर्वर जहाँ भी दिख जाए वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसलिए इसको अन उपजाऊ बोल सकते हैं। अन उपजाऊ, या तो मैं अनउपजाऊ लिखूं या फिर मैं उपजाऊ नहीं है लिखूं, एक ही बात है। तो ह्यूमस यानी तापमान होता है। ठीक है, आगे बढ़े। लवण मृदाएं, छोटी छोटी मृदाएं हैं जिसको हम देख रहे हैं, लवण मृदाएं। इसका दूसरा नाम ऊषर मृदाएं है। ऊषर, ठीक है, ये उपनाम आप जरूर याद रखें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऊषर मृदाएं, इसका दूसरा नाम क्या है? ऊषर मृदाएं। ठीक है, ये अनुर्वर होती है। अनुर्वर का मतलब एक तो उपजाऊ होती है और एक अनुपजाऊ होती है। तो ये उपजाऊपन इनमें कम देखने को मिलता है। इसमें वनस्पति उगती ही नहीं है, तो अनुर्वर मतलब वो मैंने अभी बताया था ना, उपजाऊ नहीं, या फिर मैं कह सकता हूं अन उपजाऊ, अन उपजाऊ। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं अनुर्वर। ठीक है, इसका दूसरा नाम ऊषर मृदा है। ये अनुर्वर होती है, इसमें वनस्पति नहीं उगती। अब अनुपजाऊ है तो वनस्पति कैसे उगेगी? जैसे राजस्थान के जैसलमेर में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो है सम क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहाँ वनस्पति का एक छोटा सा तिनका भी नहीं मिलेगा आपको। लगभग 60-70 किलोमीटर में कुछ भी पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी मिट्टी। और मिट्टी जो बालू मिट्टी होती है, पतली मिट्टी हुआ करती है, वहाँ टीले बने होते हैं जिन्हें अनुप्रस्थ, अनुधैर्य, कई नामों से जाना जाता है। स्तूप कहते हैं, बालू का स्तूप, यानी मिट्टी के टीले, बालू मिट्टी के टीले पश्चिम राजस्थान में। तो वहाँ अंग्रेज जो है लोटा, अंग्रेज आते हैं घूमने के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ लोटा करते हैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी और कुछ है ही नहीं, उन्हें आनंद आता है वो कुछ देखने में। तो अलग एक दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अलग ही मजा आया करता है, अपने क्षेत्र में उतना मजा नहीं आता, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो अनुर्वर का मतलब क्या? अनुपजाऊ। इस क्षेत्र में वनस्पति ना के बराबर देखने को मिलती है। क्षेत्र कौन सा है? गुजरात और बंगाल में देखने को मिलती है। कमी किसकी है? नाइट्रोजन और चूना की। पक्का याद रखो, अधिकता किसकी? इसमें पोटेशियम पाया जाता है भाई। भारत की अधिकतर मिट्टियों में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो होता है उसकी कमी होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन तो 100% कम होता है सारी मिट्टियों में, लेकिन कुछ मिट्टियां ऐसी थी, जैसे एक तो ये थी लवण मृदाएं, और एक जलोढ़ थी जिसमें थोड़ा थोड़ा पोटेशियम अधिक मात्रा में था। ये चीज़ हमने देख ली है। आगे देखिए, पिटमय मृदाएं भारी वर्षा क्षेत्रों में होती है। पिटमय मृदाएं कहाँ होती है? जहाँ भारी वर्षा हुआ करती है, जहाँ भयंकर बारिश आया करती है, वहाँ जो मृदाएं होती है वहाँ पिटमय मृदाएं होती है। कौन सी होती है? पिटमय मृदाएं। बारिश के जिसके ऊपर छींटे पिट पिट के लगते हैं वो पिटमय जो मृदाएं हैं हुआ करती है। वनस्पति वृद्धि अच्छी होती है, यहाँ वनस्पति बहुत बढ़िया हुआ करती है। क्षेत्र कौन सा है? बंगाल और तमिलनाडु। क्षेत्र कौन सा है? बंगाल और तमिलनाडु। तो बंगाल के क्षेत्र में और तमिलनाडु के क्षेत्र में पिटमय ज्यादा होती है। आगे देखिए, वन मृदाएं। वन मृदाओं की अगर हम बात करें तो वन मृदाएं अपना एक अलग ही अस्तित्व रखती है। और वनों के अंदर जो मिट्टियां होती है उनको वन मृदाएं कहती है। वर्षा पर्याप्त क्षेत्र में होती है, हिमालय क्षेत्रों में ये अधिक देखने को मिलती है, मोटे कणों के रूप में मिलती है, कम ह्यूमस, कम तापमान होता है। इसे पानसु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पानसु मिट्टी भी कहा जाता है। पानसु मिट्टी का क्या मतलब होता है? पानसु मिट्टी क्या है ये हम देख रहे हैं। इसे पानसु क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसे पानसु
कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? पानसु कहा जाता है। पानसु का क्या मतलब है? जब हमने शुरू में मिट्टियां पढ़ी तो उन चार प्रकार से हमने बांटा। जो पूर्वज हमारे थे उन्होंने 2 प्रकार से बांटा। फिर हमने ढाल, ऊंचावच, नीचाई, ऊंचाई के आधार पर 4 स्तरों पे बांटा। उसमें एक मृण मृदाएं थी, एक पानसु भी थी, जो है बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जो वनीय क्षेत्र है उस क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो उसको पानसी मिट्टी बोल दिया जाता है। ये मोटे कणों के रूप में होती है। इससे आगे अगर हम देखें तो मृदा अवकर्षण क्या है, यानी हम मिट्टियां जो होती हैं हमारी 8 प्रकार की, उसको हम देख चुके हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी थी जलोढ़, उसके बाद कोई आती है तो काली, और फिर लाल पीली, और फिर लेटेराइट। लेटेराइट को पहले डाल दो, लाल पीली को बाद में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिटमें भी महत्वपूर्ण है, वन मृदाएं महत्वपूर्ण है, शुष्क भी महत्वपूर्ण है। सारी मिट्टियां जो है महत्वपूर्ण थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 100 में से 100% अगर कोई एग्जाम में पूछी जाती है तो वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़। तो महाराष्ट्र जैसे बोलूं आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। अगर मैं गुजरात बोलूं तो आप समझ आएंगे किसकी बात कर रहा हूं। मैं कर्नाटक बोलूं तो आप समझ आएंगे। एक इंडेक्स ऐसा बनाना है आपको जिसमें एक राज्य का नाम और एक मिट्टी का नाम लिखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है। तो ये अच्छे से आपको याद होगी। अवकर्षण मृदा जो है उसमें आकर्षण की कमी या फिर घिसावट की कमी या फिर उसकी जो वैधता होती है उसमें कमी किस प्रकार आ जाती है, इस चीज को हम देख रहे हैं। अर्थ मृदा की उर्वरकता का ह्रास होता है। मृदा जो होती है उसकी उर्वरकता का ह्रास हो जाता है। जैसे मान लो कि जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़, जो सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात में। अगर ये जलोढ़ मिट्टी है और ये गुजरात के क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है? गुजरात के क्षेत्र में है, लेकिन गुजरात से राजस्थान की तरफ जैसे आती है तो इस मिट्टी में क्या हो जाता है? कुछ बालू मिट्टी इसके अंदर मिलना शुरू कर देती है, और इस बालू मिट्टी के मिलने के कारण इस मिट्टी की जो बालू मिट्टी इसके अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिली है बालू मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। और बालू मिट्टी के मिलने के कारण ये मिट्टी जो है अनउपजाऊ हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है, उपजाऊ अनउपजाऊ हो जाती है। और ये अनउपजाऊ होने के कारण इसकी जो उर्वरकता होती है, क्या होती है भाई? इसकी जो उर्वरकता होती है, उर्वरकता, उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और उर्वरकता में कमी आने के कारण इसकी जो वैधता होती है, इसकी जो वैल्यू होती है उसमें ह्रास हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, उसमें ह्रास हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है। यानी किसी भी मृदा के साथ, किसी भी मिट्टी के साथ दूसरी मिट्टी का आकर मिल जाना जो उससे कम गुण रखती है, तो वो जो मिट्टी अच्छी है उसके गुणों को भी कम कर देती है। ये जो प्रक्रिया है उसको मृदा अवकर्षण कहा जाता है। लेकिन मृदा अपरदन की बात हम कुछ देर बाद करेंगे। मृदा अपरदन का मतलब है नदी के बहाव के साथ मिट्टी का बह जाना, और उसे कोई रोक सकता है तो वन रोक सकते हैं, या फिर बांधों के ऊपर, बाढ़ क्षेत्र में और नदियों के ऊपर बांध बनाकर उसे रोका जा सकता है। इसलिए बाढ़ और सूखा, सुनामी और भूकंप आदि चीजें लेकर आ रहा है हमारा अगला चैप्टर, जो इस लेक्चर के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा और लास्ट चैप्टर होगा वो। लेकिन यहाँ 2 चीजें इस लेक्चर में लास्ट में जो आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एक चीज को हम देखने वाले। हमने भारत की 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनकी बात की, और 8 प्रकार की मिट्टियां पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ICAR ने जो बंटवारा किया है मिट्टियों का, मरुस्थल, लाल, काली, पीली के आधार पर जो बंटवारा है और हमारा जो बंटवारा है, हम जो पढ़ता है वो एक ही चीज़ है। हमारे पूर्वज जो 2 प्रकार के बंटवारे करके गए थे, एक तो उपजाऊ मिट्टी होती है, एक अनुपजाऊ। जैसे शुष्क है, अनुपजाऊ है, जलोढ़ है, उपजाऊ है, तो वो 2 ही डिवीजन उनके करके गए थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास हमने 4-5 रूप इनके और देख लिए। ढाल के आधार पर कैसी होती है, रंग के आधार पर कैसी होती है, ये चीज़ें हमने देखी। लेकिन फिर जो है अमेरिका ने जो डिवाइडेशन किया, वर्टीर, मोल्टीर, सोल्सीर, वो हमने देखा। लेकिन हमारे भारत में एक्चुअल में मुख्यतः जो मिट्टियां हैं उनको हमने 8 भागों में डिटेल से पढ़ा है, जिसको हमने जलोढ़ से शुरू किया था और वन तक पढ़ा। यहाँ तक सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। शस्त्र जो थी, प्रत्यय जो थी वो 3 थी, ख, ख, ग। लेकिन ICAR ने जो प्रत्यय बांटी थी वो 5 प्रकार की थी, OABCR, OABCR, ऐसे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रत्यय जो बांटी है। लेकिन
ऊपरी जो ओ परत थी वो इस प्रकार से थी, जिसके ऊपर ज़्यादा चूना वना जो है अवशेष जो है जैव पदार्थ जो है पत्तियां जो है राख जो है वो देखने को मिला करती थी। 8 मिट्टियों की बात करने के बाद 2 चीज़ें हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है, जिसके अंदर पहली चीज़ हम देख रहे हैं अवकर्षण और दूसरा देख रहे हैं अपर्दन। इन दोनों चीज़ों को आप यहीं समझ लेना ताकि दोनों टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि अवकर्षण को तो हमने डिटेल से देख लिया। अभी कुछ देर बाद इससे ही मिलता जुलता शब्द दिखेगा हमें, यह अवकर्षण है, और कुछ देर बाद हमें अपवर्दन दिखेगा, अपर्दन दिखेगा, मृदा अपर्दन। ये अवकर्षण है और वो अपर्दन है, दोनों में फर्क क्या है? अवकर्षण का मतलब होता है किसी भी दूसरी मिट्टी जो बहुत अच्छे गुण रखती हो और उसके साथ कोई दूसरी हल्की मिट्टी जुड़ जाती है जिसके गुण बहुत कम हो, जो वनस्पति को पैदा नहीं कर सकती है, तो वो मिट्टी जो होती है दूसरी मिट्टी के गुणों को खत्म कर देती है, वो अच्छा नहीं कर पाती। जैसी संकट वैसे जो है गुण डेवलप होते हैं। लेकिन अपर्दन का मतलब होता है नदी के बहाव के कारण, सरिताओं के बहाव के कारण कुछ मिट्टियां जो होती है दूसरे स्थान पर जाकर बहाव के साथ स्थापित हो जाती है, जिसे हम कह रहे हैं निक्षेपित हो जाती है। तो सरिताओं के साथ निक्षेपण में निक्षेपित होने वाली जो मृदाएं होती है वो अपर्दन के कारण होती है, वो कहलाता है मिट्टी अपर्दन। हम पढ़ने क्या वाले मिट्टी अपर्दन में? हम ये देखेंगे मिट्टी अपर्दन क्यों होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, और फिर हम दोनों चीज़ें अवकर्षण और अपर्दन जो है इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसको रोकने के उपाय क्या है। यानी मिट्टी का अवकर्षण जलोढ़ मिट्टी जैसे है उसमें शुष्क मिट्टी ना मिले, गुजरात में राजस्थान की मिट्टी ना मिले, तो ऐसा हम क्या करें कि जलोढ़ उपजाऊ रहे, या फिर शुष्क वाले क्षेत्र राजस्थान की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जलोढ़ कैसे कारगर साबित हो सकती है, उसके लिए हम प्रयास करें। वो तो कहलाता है अवकर्षण। क्या कहलाता है? अवकर्षण। अव मतलब कमी कर देती है, कर्षण यानी आकर्षण में कमी कर देती है दूसरी मिट्टी एक मिट्टी के साथ मिलकर। अपर्दन का मतलब बहाव के कारण, नदियों के बहाव के कारण जो नदियां आती हैं उनके बहाव के कारण जो मिट्टियां साथ में कटाव के कारण चली जाया करती है, तो इस कारण से जो अपर्दन जो है वो पैदा होता है। कई बार मृदाएं कहते कहते मेरे मुंह से नदियां निकल जाती है, क्योंकि नदियों का ही परिणाम है कौन? मृदाएं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी इसी से स्थापित होती है। मृदा की उर्वरता का ह्रास कर देती है, ये चीज मैंने आपको पूरी समझा दी है। पहला पॉइंट, इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। इसमें मृदा यानी मिट्टी जो होती है उसका जो पोषण का स्तर होता है वो गिर जाता है। मिट्टी का पोषण स्तर जो होता है वो गिर जाता है। कैसे गिरेगा? अब जलोढ़ मिट्टी तो खुद उपजाऊ है, उसमें दूसरी मिट्टी आके मिली तो उसके जो गुण है वो धीरे धीरे खत्म कर देगी जलोढ़ मिट्टी के, वो शुष्क मिट्टी। इसलिए जो क्या हुआ है उसका पोषण स्तर यानी जलोढ़ का जो पोषण स्तर था वो गिर जाएगा, तो वो आलू पैदा नहीं कर पाएगी, है ना? ठीक है ना? अपर्दन व दुरुपयोग के कारण गहराई में कमी आती है। अपर्दन भी होने लग जाता है और दुरुपयोग भी होने लग जाता है, और इसके कारण जो है उसकी गहराई में कमी आती है, और गहराई में कमी आने के कारण मिट्टी का स्तर वो नहीं रहता है। मिट्टी के लिए गहराई भी बहुत जरूरी होती है। मृदा अवकर्षण अलग अलग स्थानों पर होता है। मृदा का अवकर्षण एक स्थान पर नहीं होता, अलग अलग स्थान। आप कहोगे कि सर ये तो राजस्थान है, ठीक है, और यहाँ हम जान गए कि शुष्क मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है भाई? यहाँ शुष्क मिट्टी है, ये बात भी हम समझ गए। लेकिन ये गुजरात है, और यहाँ आपने बताया सर कि गुजरात में आपने बताया कि जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। महाराष्ट्र में आपने बताया, ये महाराष्ट्र लिख दिया यहाँ पे, महाराष्ट्र में आपने बताया कि काली मिट्टी है, ठीक है। तो हमें ये बताइए कि ये जो मिट्टी है इसमें आकर कैसे मिलेगी और ये इसमें कैसे मिलेगी? अब ध्यान से सुनो, जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा फेरबदल आते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है? जैसे माना कि गुजरात है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी आ रही है, इधर से किधर से आ रही है? नदी के रूप में गुजरात में आके रुकेगी जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी आ रही है, और यहाँ पहले से कुछ शुष्क मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? शुष्क मिट्टी पहले से स्थापित है। अब जैसे ही नदी आकर यहाँ रुकेगी, यहाँ जो नदी ऊपर यहाँ जो मिट्टी जम रही है इसके ऊपर, ये जलोढ़ मिट्टी होगी। बात को समझ में आई या नहीं आई? भाई जहाँ मैं खड़ा हूँ माना कि यहाँ शुष्क मिट्टी पहले से ही है, लेकिन एक नदी आ रही है और उस नदी के साथ लोड होकर, इसीलिए वो जलोढ़ है, जल के साथ लोड होकर आ रही है, लोड होकर कुछ मिट्टियां आ रही है जो यहाँ शुष्क जो है उसके ऊपर एक तर बना देती है, उसके ऊपर एक तर बना देती है, एक स्तर बना देती है, एक सह स्तर बना देती है, एक परत बना देती है, जिसको हम कह के रूप में पढ़ते हैं। तो नीचे शुष्क और ऊपर कौन सी स्थापित होगी? जलोढ़।
तो जलोढ़ के साथ नीचे शुष्क के गुण डेवलप होंगे नहीं होंगे? अगर ऐसा होगा गुजरात की जलोढ़ मिट्टी के साथ उसकी नीचे की शुष्क मिट्टी उसके साथ मिलेगी तो कुछ मिट्टी बालू का रूप दिखा देगी और मिट्टी जलोढ़ के साथ बालू मिलते ही उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। और इसी बात को इसने कहा है मृदा अवकर्षण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है और अपरदन में दुरुपयोग के कारण गहराई में कमी आ जाती है। मृदा अवकर्षण पवनों से वर्षा से होता है, या तो हवा से मिट्टी आती है या वर्षा से आती है। यानी मिट्टी का जो अपरदन है वो किससे होता है या अवकर्षण जो है वो किससे होता है? तो अपरदन यानी मिट्टी का बहाव वो वर्षा से भी हो सकता है और हवाओं में जो भभूले जिन्हें कहा करता है, जो राजस्थान के गंगानगर में बहुत देखने को मिलते हैं, भभूले जो होते हैं उनके कारण जो हवाओं के कारण जो है मिट्टी का गोल गोल चक्कर बन जाता है और मिट्टियां दूसरे स्थान पर जाती रहती है। आंधियां जिसे हम कह सकते हैं, भभूलिया तो बहुत छोटा रूप होता है। आंधियों के कारण जो है मिट्टियां जो है बहुत दूर दूर तक चली जाती है और दूर दूर तक जाने के कारण वो जो क्षेत्र है जहाँ से मिट्टियां उठी है वहाँ से उस दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो हमेशा निक्षेपित होने के लिए सरिताओं यानी नदियों का, निक्षेपित यानी स्थान बदलने के लिए या दूसरी जगह स्थापित निक्षेपण होने के लिए हमेशा नदियों का ही प्रयोग करें। कभी कभी हवाओं के माध्यम से भी हो जाती है। मृदा जो है, मिट्टी जो है एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आई है और हवा या पानी के माध्यम से आई है, ये तो हुआ अपरदन। और जिस स्थान पर आई है वहाँ की मिट्टी के साथ समायोजन कैसा करती है, अगर अच्छा समायोजन नहीं हो पाता है तो उसको कहते हैं अवकर्षण। उसको क्या कहते हैं? अवकर्षण। अलग अलग होता है। मृदा अवकर्षण पवने और वर्षा से होता है। आगे देखिए, पवनों की गति और वर्षा की मात्रा पर डिपेंड करता है। पवनों की गति कैसी है? तेज है तो हवा ले जाएगी मिट्टी को, और वर्षा कैसी है? कम है तो नहीं ले जा पाएगी। मृदा अपरदन के कारण क्या है? अब हम किसको देख रहे हैं? मिट्टी जो है उसका अपरदन क्या क्यों होता है? पहले तो हमने क्या देखा? अवकर्षण। अब हम क्या देख रहे हैं? अपरदन। अपरदन क्यों होता है? मैंने बता दिया कि पानी के बहाव के कारण और वर्षा के कारण होता है, और ये दोनों चीजें अपकर्षण में थी, अवकर्षण में थी। अब मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना चाह रही है तो अपनी इच्छा से नहीं जा सकती। कैसे जाएगी? ये यहाँ से नदी आ रही है, ये यहाँ से क्या आ रही है? नदी आ रही है। लेकिन इस नदी में क्या होना चाहिए? इस नदी में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए, तभी आगे मिट्टी को ले जा पाएगी। या फिर तेज हवाएं आ रही है। ये क्या आ रही है? ये तो थी नदी, और ये क्या है? हवा, जिसको क्या कहा है? पवन का है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हवा है इसके कारण, लेकिन हवा कैसी होनी चाहिए? उसकी गति तेज होनी चाहिए। गति कैसी होनी चाहिए? तेज। वर्षा की मात्रा भी कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। अब इनसे जो है ये जो मिट्टी है इस स्थान की इधर वाली, यहाँ से इधर वाली जो मिट्टी है ये उठकर इनके साथ चलने लग जाती है और इस स्थान पर आकर निक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है। निक्षेपित इस स्थान पर आकर क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ से जहाँ से मिट्टी चल के आ रही है, चाहे वो वर्षा के साथ आई हो चाहे हवा के साथ आई हो, ये जो प्रक्रिया बनी है इसको अपरदन कहते हैं। और अब मिट्टी के गुणों में जो कमी आ जाएगी वो अवकर्षण कहलाता है। ये हमने अवकर्षण देख लिया था। अब हम अपरदन देख रहे हैं कि अपरदन के कारण क्या है। तो अपरदन के कारण सीधे सीधे आपको इस प्रक्रिया से समझ में आएंगे। कैसे? एक तो नदी जब जा रही है या हवा जब जा रही है, तो हमने ये देखा कि नदी या हवा जब जा रही है तब अपरदन हो रहा है, लेकिन उस अपरदन को, उस मिट्टी को जाने से हवा के साथ या फिर वर्षा के साथ या फिर नदी के बहाव के साथ अगर कोई रोक सकता है तो वो रोकने वाला एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी नहीं होगा। वो रोकने वाले होंगे वन। कौन होंगे? फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, प्राकृतिक वन जो पढ़े थे हमने, वो प्राकृतिक वन अगर कहीं रास्ते में है तो मिट्टी आगे नहीं जा पाएगी, पानी पानी निकल जाएगा, मिट्टी रुक जाएगी। या फिर बांध बना रखे हैं, नदियों का बहाव कम हो जाएगा, मिट्टी वहीं रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। तो वनस्पति हट गई, यानी वन आजकल कम है, क्योंकि हमने देखा चीड़ के वन काट के ले गए, देवदार के वन काट के ले गए, पॉपुलर के वन काट दिए जिससे माचिस की तीली बनती है ना, बहुत सारे वन काट के ले गए अंग्रेज, ले गए ना। तो वनस्पति हटाने के कारण क्यों काटे इन्होंने ये वन? देवदार और चीड़ के वन क्यों काट दिए अंग्रेजों ने? इसलिए काटे क्योंकि वो चाय और कॉफी की खेती करना चाहते थे, और चाय और कॉफी की खेती वहां होती है क्योंकि समूचे कृषि इसको कहते हैं, ढाल वाले क्षेत्रों में हुआ करती है।
अगर चाय और कॉफी की कृषि ढाल वाले क्षेत्र में नहीं होगी तो ये गलने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी और अवशिष्ट के रूप में खराब हो जाएगी। इसलिए इनके लिए देवदार, जो चीड़ और देवदार के जो वृक्ष थे वो ढाल पे थे, तो उनको साफ करा दिया अंग्रेजों ने और वहाँ चाय और कॉफी की खेती, बागानों की खेती करना शुरू कर दिया था। तो वनस्पति हटेगी नहीं, क्योंकि ये जंगल थे पूरे के पूरे, ये हट गए। तो वनस्पति हटने के कारण ये जमीन को सूखा बना देता है। कौन? मृदा अपरदन जमीन को सूखा बना देगा, मिट्टी तो पूरी ले जाएगा, काम की ज्योति, सूखी बनेगी मिट्टी। चराई के कारण भी होता है, चराई के कारण वही हो जाता है। खनन के कारण खोद रहे हैं, वहां से मिट्टी भर के दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा ही अपरदन है। तो पहला हवाओं के कारण होता है, दूसरा वर्षा के कारण या नदियों के कारण होता है, तीसरा चराई के कारण, चौथा खनन के कारण और मनोरंजन क्रियाओं के कारण भी होता है। मनोरंजन की क्रियाओं के कारण भी होता है। ये दो छोटे छोटे कारण है। अब आप कहेंगे मनोरंजन का क्या है सर? कुछ खिलौने बनाए वहाँ की मिट्टी से, दूसरे क्षेत्र में डेवलप कर दिए ले जाके बेचने के लिए, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट बनाने के लिए ये लिखा जाता है। लेकिन मुख्यतः वर्षा की मात्रा, हवाओं की गति और खनन, इन तीनों चीज़ों से जो है मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमने देखी कि वास्तव में अपरदन जो है आज भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बारीक कटाव, बारीक थोड़ा थोड़ा बोना और जेरोफाइट्स निर्धारण, छत की खेती, कटूर बैंडिंग, ये क्या है? देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा? मृदा अपरदन के कारण। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? बारीक कटाव, यानी ये मिट्टी का क्षेत्र है और धीरे धीरे यहाँ से कट मारना शुरू कर दिया। कहीं घर के लिए मिट्टी चाहिए थी, घर को ऊपर लाने के लिए मिट्टी बिछानी थी, फिर घर को बनाना था, तो मिट्टी का जो कटाव। बोना और जेरोफाइट्स निर्धारण, छत की खेती, कटूर बैंडिंग। कटूर बैंडिंग का मतलब है कि मिट्टी को काटने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये मिट्टी का क्षेत्र है, आप यहाँ से मिट्टी को काटते रहो, अब जैसे ही नदी आएगी इस पूरी मिट्टी को ले जाएगी, क्योंकि यहाँ खड्डा बन चुका है। कटूर बैंडिंग है ना। तो छत की खेती, छत की खेती का मतलब ऊपर ढाल पे खेती करनी है, तो वह मिट्टी को ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से मिट्टी में क्या आती है? ये थोड़ा हार्ड वर्ड है जो आपको सीधे सीधे याद कर लेने। मृदा संरक्षण की विधियां क्या है, यानी मिट्टी जो है उसके संरक्षण की क्या विधियां है? मिट्टी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? एक तो जैविक खाद जो है उससे किया जा सकता है, एक वन संरक्षण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, बाढ़ नियंत्रण किया जाए, नियोजित चराई की जाए, बंद, इसको बांध लिख सकते हैं हम, बांध बनाना, सीढ़ीदार खेती बनाना, समोच्च रेखीय, ये समोच्च रेखीय मैंने बताया था ना आपको, समुच्चय कृषि, समुच्चय कृषि, इससे आदि से किया जा सकता है। कैसे? देखिए जैसे कोई क्षेत्र है, सबसे पहले जैविक खाद, जैसे आजकल एक मेनो उर्वरक आता है जो लिक्विड के रूप में होता है, आधा गिलास डाला और पानी के अंदर घोला और मिट्टी के ऊपर छिड़काव कर दिया, मिट्टी के ऊपर छिड़काव कर दिया, तो जो फसल होगी वहाँ पे, जो वनस्पति होगी वहाँ पे या फसल होगी, वो बहुत अच्छी होगी। ये भारत की देन है, भारत ने डेवलप किया है मैनी उर्वरक। इससे क्या होता है? फसलें अच्छी होती है। क्यों भाई, कहाँ जरूरत पड़ गई? क्योंकि हमारी जो भारतीय मिट्टियाँ हैं उसमें हमने शुरू में देखा पोटेशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और ये कमियां जहाँ होती है वहाँ की मिट्टियाँ उपजाऊ नहीं होती है, फसल अच्छी नहीं दे पाती है। इसलिए बाहर से उर्वरक हम मंगाए विदेशों से तो बहुत महंगा पड़ता है, भारत ने इसको डेवलप नहीं किया अभी तक। तो मैनी उर्वरक जो है वो भारत ने बनाया, जो बहुत ही कारगर साबित होता है। जैविक खेती की जाए, अच्छी खेती की जाए, यानी कि खाद वगैरह देके, वन संरक्षण किया जाए, वन ज़्यादा लगाओ, सबसे ज़्यादा वनों को महत्व दो, और वन ज़्यादा होंगे, वन अगर डेवलप होंगे तो वनों का जैसे निर्माण होगा तो भारत की कृषि जो है वो अपने आप डेवलप हो जाएगी, क्योंकि मृदा का अपरदन नहीं होगा। किसका अपरदन नहीं होगा? मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, और मिट्टी का अगर अपरदन नहीं होगा तो कृषि जो है ऑटोमेटिक कैसी होगी? अच्छी होगी। बाढ़ जो है उस पर नियंत्रण किया जाए। सबसे पहले बाढ़ पे नियंत्रण कर दिया तो वनों की जरूरत ही नहीं है, और अगर बाढ़ पे भी नहीं कर पाए तो वन लगाए ताकि अच्छे से कार्य हो जाए। नियोजित चराई, उसके अलावा बांध बनाना और बाढ़ नियंत्रण, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ। कैसे? देखो, इसको मौखिक समझने का प्रयास करते हैं। इस फॉर्म को थोड़ा छोड़ दीजिए। सीढ़ीदार खेती, समोच्चय, ये दोनों एक है, तो मैं आपको मौखिक समझा देता हूँ पूरा। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मृदा संरक्षण की विधियां क्या है, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए। मृदा का अवकर्षण रोक दो, अपना आप संरक्षण हो जाएगा। अवकर्षण क्या रोकना है? मृदा का अवकर्षण रोक दो, मृदा का, ये रोक दिया साहब। कैसे रुकेगा अभी बताएंगे। फिर मृदा का अपरदन रोक दो। अगर ये दोनों चीजें हम अगर रोक देते हैं तो क्या हो जाएगा?
मृदा जो है उसका संरक्षण हो जाएगा, मिट्टी जो है उसका संरक्षण हो जाएगा, भारत की मिट्टी भारत में रह जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी और अच्छा विकास हो पाएगा। अब अवकर्षण कैसे रोका जा सकता है? अवकर्षण को रोकने के लिए हमने बात की थी, अगर आपको अवकर्षण रोकना है, क्या रोकना है? अवकर्षण रोकना है, तो मिट्टियां जो है, एक मिट्टी दूसरी मिट्टी में प्लस हो रही है, इस चीज को रोकना पड़ेगा, ये बात। और अवकर्षण रोकने के लिए सबसे पहले आपको जिस मिट्टी के गुण जिस मिट्टी में है उन दोनों मिट्टियों को मिलाना पड़ेगा। जिस मिट्टी के गुण जिस मिट्टी में पाए जाते हैं उन मिट्टियों को मिलाइए ताकि अच्छी फसल हो पाए। अवकर्षण मिट्टी का जो गुण है उसका हार्श होने से रोकना पड़ेगा। मिट्टी के जो गुण होते हैं उनमें जो कमी आ रही है, उनमें जो हार्श आ रहा है, उसमें जो अधिकता थी गुणों की, उसमें अगर कोई कमी दिखाई दे रही है उसको हम अवकर्षण कह रहे थे। अपरदन का मतलब है नदी के साथ बहाव हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? मिट्टी का नदी के साथ बहाव हो रहा है, ज्यादा वर्षा हो रही है जब, और हवा के साथ बहाव हो रहा है, पवनों के साथ अगर गति बहुत ज्यादा है तो, या फिर खनन के साथ जो मिट्टी है वो एक स्थान से खोदने के कारण जा रही है, या फिर मनोरंजन के जो क्रियाकलाप है उनके कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। अगर आप इन दोनों ही चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये चीज तो हमने देख ली। अपरदन को आप अगर रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले बाढ़ को रोकिए। किसको रोकिए? बाढ़ को। कि किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आएगी इस प्रकार से तो ऑटोमेटिकली बाढ़ के आने के कारण, किसके आने के कारण? बाढ़ के आने के कारण जो बहाव है, बाढ़ का जो बहाव है तो मिट्टी को ले जाएगा, तो अपरदन हो जाएगा। तो किसको रोकना है? बाढ़ को रोकना है। क्योंकि बाढ़ को अगर रोक दिया आपने, बाढ़ पर अगर नियंत्रण कर लिया, देखो पॉइंट दिख रहा है आपको वहां, बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया आपने तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। दूसरा, अगर बाढ़ पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए तो बाढ़ जहां से आ रही है उस स्थान से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इधर से आ रही है, तो यहां बांध बना दो जल को रोकने के लिए, बांध बना दो। या तो बाढ़ को रोकने के लिए आप वन बना दो, वन लगा दो, वनों का विकास कर दो। क्या कर दो? वनों का विकास। अगर आप वनों का विकास नहीं कर पाए बाढ़ को रोकने के लिए तो आप क्या करोगे? बाढ़ को रोकने के लिए या तो वनों का विकास कर दो। अगर आप वनों का विकास नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? तो आप सबसे बड़ा काम करेंगे, बाढ़ के नियंत्रण के उपाय सोचेंगे और फिर बांध बना देंगे। क्या बना देंगे? बांध बनाना। क्या बना दिया आपने? बांध। देखो ये हो गया, बांध बना दिया आपने। पहले आपने किसका नियंत्रण सोचा? बाढ़ का नियंत्रण सोचा, ठीक है। नहीं कर पाए, नियोजित नहीं कर पाए, बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपने बांध बनाने का सोचा। किसका सोचा? बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो क्या सोचा? बांध बनाने का सोचा। इसके बाद हम क्या करें? वनों को संरक्षण दें। यानी सबसे पहले वनों का सोचो, वनों से बाढ़ को नहीं रोक पाए तो बांध बना दो। क्या बना दो? बांध बना दो। लेकिन जो बाढ़ का नियंत्रण है वो जरूरी है। 3 पॉइंट तो ये बन रहे, बाढ़ का नियंत्रण जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो वन लगाओ, उनसे भी नहीं हो रहा है तो बांध बनाओ। तो 3 पॉइंट जो है वो तो बाढ़ से ही याद हो रहे हैं। वृक्षारोपण, वन संरक्षण, ये दोनों बाढ़ रोकने के लिए, और बांध बनाना बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट याद हो रहे हैं। फिर से एक बार समझो क्योंकि ये याद नहीं होने वाला आसानी से आपको। क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले अपरदन रोकना है मिट्टी का, सिर्फ अपरदन, अवकर्षण की बात नहीं कर रहे। मिट्टी का अगर अपरदन आपको रोकना है तो सबसे पहले बाढ़ को रोको। बाढ़ को नहीं रोक पाए तो बांध बनाओ, बांध भी नहीं बना पाए तो वन लगाओ, वनों का संरक्षण करो। 4 पॉइंट बन रहे कि नहीं बन रहे? बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ के लिए बांध बनाओ, वनों को लगाओ, वन लगाना, और वनों का संरक्षण। 4 चीजें हो गई जो बहुत आसानी से समझ में आ गई। अब इसके अलावा वन जो है, अब आपने एक चीज थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी कि चराई के कारण जो है वो भी मृदा को नुकसान करता है। कैसे? क्योंकि वनों को अगर पेड़ और पौधे जो है वहां चराई ज्यादा होगी और हरे हरे पौधों को काट दिया जाएगा तो वन नहीं होगा, वन नहीं होगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो मिट्टी का अपरदन होगा, और मिट्टी का अपरदन होगा तो मिट्टी का अवकर्षण होगा, अवकर्षण होगा तो सारी चीजें जो है मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए चराई का नाम आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया ना। मनोरंजन के लिए हम पार्क वगैरह बना दिया करते हैं, हमारे हिसाब से वनों को डाल दिया करते हैं, खिलौने विलौने बना दिया करते हैं मिट्टी से, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन सारी चीजें वनों के इर्द गिर्द घूम रही है और बाढ़ के इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि अगर मृदा को कोई बचा सकता है, मिट्टी को कोई बचा सकता है तो वो वन है। वन आपने लगा दिए तो वन को लगने से कौन रोक रहा है? वन किसको रोक रहे हैं? बाढ़ को रोक रहे हैं।
लेकिन वनों को कौन रोक रहा है? एक तो चराने वाले जो होते हैं, गडरिए वडरिए जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, हरे वनों को। तो फिर बांध का जो पानी है, बाढ़ का जो पानी है, उसे वन रोक नहीं पाएंगे। मनोरंजन के लिए पार्क वगैरह बना दिया करते हैं, बड़े वन रखते ही नहीं है, छोटे छोटे फूल वाले रखते हैं, वो कभी मिट्टी को रोक नहीं पाते। तो इस प्रकार से मनोरंजन भी आपने देखा। इसमें एक स्लाइड पीछे लेके दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, चराई के, खनन के, ये मनोरंजन, पार्क बना देते हैं, छोटे फल फूल होते हैं, वो पानी को नहीं रोक पाते, और पानी नहीं रुकेगा तो मिट्टी नहीं रुकेगी, चराई के कारण वन खत्म हो जाते हैं। ये चीजें हमने देख ली। आगे देखिए, जैविक खेती यानी उर्वरक बहुत ज्यादा दिया जाए, और ये दोनों एक थी। देखो, जैविक खेती, खाद और उर्वरक दिया जाए, वनों को लगाइए, वृक्षों को लगाइए, वन लगाइए, वृक्ष लगेंगे तो वन लगेंगे, क्योंकि वृक्षों की ज्यादा अधिकता से वन होते हैं। तो वन वृक्ष लगाइए, वन बन जाएंगे अपना आप, वो बाढ़ का नियंत्रण हो पाएगा। चराई जो है रोक दीजिए, मनोरंजन की चीजों को रोक दीजिए, बांध बना दीजिए, और जो खेती है वो नीचे से अगर मिट्टी का अपरदन हो जा रहा है तो आप ढालों पे कीजिए। लेकिन ढाल पे समूचे कृषि जिसको कहते हैं, सीढ़ीदार खेती जिसको कहते हैं, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। या आसाम जैसे राज्यों में हो सकती है जहाँ चाय ज़्यादा हुआ करती है, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो असम में तो ये देखने को मिलती है, लेकिन यह हमारे बहुत कम देखने को मिलती है। तो मृदा संरक्षण की विधियों को हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भू संरक्षण को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित जैविक उपायों की यहाँ बात की गई। यानी भू संरक्षण यानी भूमि जो है, भू संरक्षण मतलब भूमि जो है उसका संरक्षण कैसे हो सकता है, उसके जैविक उपाय यानी उर्वरक के आधार पर क्या उपाय है। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, जो पूरी लाइन है। भू संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित जैविक उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। ये कई प्रकार की आज की जो विधियां चल रही है कृषि की, उसका जिक्र यहाँ पे होने वाला है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये आगे चल के आएगी हमारे आगे क्लासों में, लेकिन मैंने एक बेसिक तौर पर यहाँ डालने का कोशिश किया, तो 1-2 मिनट में इसको हम खत्म कर देंगे। तो क्या है भू संरक्षण को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित जैविक उपाय। इस पूरी लाइन का मतलब है भूमि में उर्वरक जो है वो क्या मायने रखता है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें ऐसी है जो भूमि को अच्छा बना सकती है। तो भू संरक्षण को नियमित करने निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले समोच्च जुताई करें, जिसे कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं। ये मैंने इंग्लिश में नाम लिखे हैं, आपको डरना नहीं है। समूचे जुताई का क्या मतलब होता है, ये पर्वत है भाई और इस डाल पर खेती कर रहे हैं, तो मैंने बताया उसको क्या कहेंगे हम, समूचे। क्या कहेंगे उसको, समूचे कृषि। ठीक है, यहाँ समोच्च लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ढाल पे होती है और ये चाय और कॉफी की खेती है। किसकी है, तो सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, असम में हो रही है। कहाँ हो रही है, असम में। यानी असम में हमारी जो खेती हो रही है उसको हम कंटूर कल्टीवेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी मृदा, अगर बारिश का पानी नदी के रूप में आ रहा है तो यूँ चुटकियों में ये कह देते हैं कि कल्टी होके निकल जा, इसलिए इसका नाम क्या है, कल्टीवेशन। तो जो कंटूर कल्टीवेशन है, वहाँ जो मिट्टी जो है उसका अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो ढाल पे। अगर पहाड़ी की यूँ ढाल पे मिट्टी है तो उसको कैसे नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसको नुकसान हो ही नहीं सकता। पट्टीदार खेती, पट्टीदार खेती मतलब यूं तिरछी 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 की जाए, स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसे कहते हैं। भू परिष्करण प्रक्रियाएं, टिलेज, ब्रैकेट सेज। भू परिष्करण यानी जमीन में जो मिट्टी है, अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी मिट्टी का सर्वेक्षण करने वाले ICAR, कौन से, ICAR की तरफ से लोग आए और वो मिट्टी का भू परिष्करण प्रक्रिया करके ले गए। इसका मतलब क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसके गुण देखे जाते हैं, उसमें क्या अलाइनमेंट है, ऐसे कैसे कारक है या फिर ऐसे कैसे तत्व है, जैसे उसकी वैधता, उसकी वैल्यू, और उसमें कौन सी फसल अच्छी पैदा की जा सकती है, उसका मिलान किया जाता है। फिर दूसरी मिट्टियों से उस मिट्टी का मिलान किया जाता है कि किस मिट्टी के गुण इस मिट्टी से मिल रहे हैं। जैसे जलोढ़ और शुष्क के गुण बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन कुछ मिट्टियां ऐसी होती है जो जलोढ़ से मिलती जुलती होती है, तो फिर उनके गुण उनमें पाए जाते हैं, तो वो खेती वहां की जा सकती है। जैसे मान लिया जाए कि मैं उदाहरण देता हूं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात में, ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन जलोढ़ मिट्टी जो है उसी के गुण कपास पैदा करने वाले और कोई गुण है उसके जो उसी की तरह दिखाई देने वाले जलोढ़ मिट्टी के जो गुण हैं और कहीं दिखाई देते हैं। धान की फसल पैदा करने के लिए उसी मिट्टी के गुण दूसरी मिट्टी में दिखाई देते हैं, तो जो जलोढ़ मिट्टी पर फसलें होती है वो उस मिट्टी पर हो जाएगी। अब ये पता कैसे करेंगे, जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहेगी और कुछ भारत के अंदर से भी पोटेशियम की मात्रा डेवलप कर लेगी, वो जलोढ़ मिट्टी से मिलती जुलती होगी। और जलोढ़ मिट्टी से मिलती जुलती होगी ये पता कैसे चला, क्योंकि उसमें पोटेशियम था।
क्योंकि पोटेशियम और किसमें था, जलोढ़ मिट्टी में था। इसके अलावा एक दो मिट्टी और भी थी, क्योंकि भारत में मैंने बार बार आपको इस लेक्चर में बताया कि 3 चीज जो है वो आपको याद रखना है। भारत में मिट्टियां जो है उनमें 3 या 4 चीजों की हमेशा कमी पाई जाती है। पोटेशियम जो कुछ मिट्टियों में है, अधिकतर 70% में नहीं है पोटेशियम। दूसरा, नाइट्रोजन जो है बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा फास्फोरस जो है बहुत कम देखने को मिलती है। इसी कारण से भारत की जो मिट्टियां हैं आज तक डेवलप नहीं हो पाई। तो ये भू परिष्करण क्या करता है, ये जो मिट्टियां होती है, मिट्टियों की जो प्रक्रिया होती है उनको डेवलप करने का कार्य करता है। मिट्टी को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, ये कार्य करने का अगर काम करता है तो भू परिष्करण प्रक्रिया, टिलेज प्रैक्टिस है जिसे कहते हैं। वायु अवरोधक व आश्रय आवरण, विंड ब्रेक तथा शेल्टर बेल्ट। इसका मतलब यह है वायु अवरोधक व आश्रय आवरण। इस आधार पर हम काम करें कि जैसे कहीं मिट्टी है, उसके वायु जो दूसरे क्षेत्र से हवा आ रही है उसको कैसे अवरोधक बनाया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है उस हवा को, ऐसे कुछ कार्य करें कि जो पवनों की तेज गति है उसको बदल दिया जाए। तो ये मुश्किल चीज़ें होती हैं, विदेशों ने ये डेवलप किया है, भारत में ये होना बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत इसके लिए प्रयासरत है, इसके लिए भारत अग्रसर है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगर डेवलप होगी तो भारत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो वायु अवरोधक व आश्रय आवरण विल्ड जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार से अपने आप में एक अस्तित्व रखती है। लेकिन इससे पहले आईसीआर ने जो है वो जो बंटवारा किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है। लेकिन समोच्च जुताई क्या होती है ये आप देखें। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य जैसे बुआई, जुताई, भू परिष्करण, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि समोच्च रेखाओं पर किए जाते हैं। अर्थात इन कार्यों की दिशा खेत के ढाल के समांतर, ये यहां से पकड़ लो आप, किसके समांतर, ढाल के समांतर होकर लंबवत होती है, जिससे भू संरक्षण में कमी आती है। भू संरक्षण का मतलब क्या है, मिट्टी का अपर्दन। भू संरक्षण का मतलब क्या होता है, मिट्टी का अपर्दन। अब या तो ढाल पे कर लो, लेकिन कुछ एक ये टेक्निक आपको जो दिखाई दे रही है ये ढाल नहीं है यहाँ पे, तो क्या किया इन्होंने, यहाँ थोड़ा खड्डा टाइप कर दिया, थोड़ा गहरा टाइप कर दिया। ध्यान से समझना भू संरक्षण कैसे किया जाता है। ढाल पे होती है समोच्च कृषि, लेकिन दूसरा तरीका जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, जैसे एक खेत है पूरी तरह से समतल नहीं होना चाहिए, थोड़ा ढलान पे है इस प्रकार से, तो कुछ क्या करेंगे, कुछ एक मेड टाइप बनाएंगे, उसको ऊपर कर देंगे, फिर कृषि कर लेंगे, फिर आगे एक और मेड बनाएंगे, फिर और समतल रखेंगे, फिर आगे और मेड बनाएंगे। अब जैसे ही कोई बहाव आएगा तो वो बहाव जो है पानी का उनसे उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते ज़्यादा मिट्टी का अपरदन नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा मिट्टी का अपरदन नहीं कर पाएगा तो कृषि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये जो है बहुत अच्छा है। इसके अंतर्गत क्यारियां बनाकर रिज फ्लो सिस्टम, वर्षा जल प्रवाह को कम करके भू संरक्षण को रोका जाता है। क्यारियां बना दी जाती हैं, जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको। ये मेरा खेत है इस प्रकार से, या तो ये पर्वत के पास है या पर्वत है इसके ऊपर, तो वैसे ढाल पे हो जाएगी समूची खेती। लेकिन पर्वत नहीं है तो फिर समूची खेती मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ, तो पर्वतों वाली स्थिति बनाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा ऊंचा तो नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं मेड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, मेड, ठीक है। यहाँ भी मेड लगाऊंगा, मेड होती है थोड़ी सी ऊपर उठी मिट्टी की परत, यहाँ भी मेड लगाऊंगा। फिर मैं यूँ मेड लगाने का प्रयास करूँगा, फिर यूँ मेड लगाने का प्रयास करूँगा, और फिर यूँ मेड लगाने का प्रयास करूँगा। फिर इनमें पानी डालता रहूँगा, यहाँ से फोड़ के इसमें पानी डाला, इसमें पानी डाला यहाँ, फिर इससे फोड़ के इसमें पानी डाला, यहाँ से इसमें डाला। इस प्रकार से एक एक में पानी डालते रहेंगे, और एक एक में जब पानी डल जाएगा इस खेती को लंबवत होती है, जिसे भू संरक्षण की कमी है। इसे इंग्लिश में रिज फैरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रिज फैरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। कौन सी, रिज फैरो सिस्टम। पट्टीदार खेती क्या है, अभी पट्टी कौन सी थी, समूचे, या तो पहाड़ों पे होगी, अगर आप नीचे करना चाहते हो तो उस प्रकार से होगी। ये पद्धति भूमि की उर्वरकता बढ़ाने तथा अप्रवाह और भू संरक्षण को रोकने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। उर्वरकता बढ़ाती है पट्टीदार खेती, यूं पट्टियां बनाई जाती है तिरछी। समूचे और पट्टीदार एक ही है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की चिंता और डिप्रेशन नहीं रखना है, क्योंकि भूमि के ऊपर जो मिट्टियां हैं, मृदाएं जो है, उनको हमने बहुत ही अलग ढंग से पढ़ने का प्रयास किया है, एक शानदार लेवल से पढ़ने का तैयार किया है। क्या स्तर होते हैं ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ओ, ए, बी, सी
आर जो है ICAR जो भू सर्वेक्षण करता है, भूमि मिट्टी का सर्वेक्षण करता है, उसके द्वारा बांटी हुई है। ये जो प्रत्यय होती है, भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। हमने 8 प्रकारों को बांट के पढ़ा। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, सबसे ऊपर पर्वतीय मिट्टियां देखने को मिलेगी, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टियां देखने को मिलेगी। अगर हम दक्षिण तट के आसपास और तटीय क्षेत्रों में देखें तो हमें जो है लवणीय मिट्टियां भी वहाँ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कई प्रकार की मिट्टियां जो थी बाकी शुष्क जैसी, जलोढ़ जैसी, हमने सारी की बात की। जलोढ़ ही कांप है, ये हमने देखा। सारी चीज़ों को देखने के बाद अब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो अवशिष्ट जिसे हम कहते हैं, अवसाद जिसे कहते हैं, बस एक बार नज़र मारने वाली चीज़ें हैं। सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा, भारत की मिट्टियों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से 8 प्रकारों को समझिए। तो 8 प्रकार आपको याद हो गए। एपरवा और भू संरक्षण रोकने हेतु प्रयोग में लाई जाती है, यानी पट्टीदार खेती जो होती है। अब देखो, ये एक बार फिर से, ये समूचे खेती, यहाँ पे क्यारियां बनाई थी हमने इस प्रकार से, ये हो गई समूचे। और पहाड़ है यहाँ इस प्रकार से, पर्वत है, और यहाँ इस प्रकार से कृषि की जाती है ढाल पे, तो भी समूचे। वो तो ये तो दोनों समूचे। लेकिन ये मेरा खेत है और यहाँ इधर से इस स्थान से यूं, ये इस प्रकार की क्यारियां मैं बना देता हूं जो आपको दिखाई देती है, ये पट्टीदार खेती होती है। कौन सी होती है, याद क्या रखोगे, इससे उर्वरकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, उर्वरकता, उर्वरकता, ठीक है ना, उर्वरकता, ठीक है। इसके अंतर्गत खेत में पट्टियां पर भू संरक्षण अवरोधक फसल लगाई जाती है, जो पानी, अब देखो, भू संरक्षण अवरोधक फसल, इसका मतलब क्या है, भू संरक्षण यानी भूमि के संरक्षण करने के लिए, भूमि का संरक्षण करने के लिए अवरोधक मतलब रोकने वाली कुछ बाउंड्री बना दी जाती है। इस प्रकार से ये बाउंड्री जो पानी को रोक लेवे और आगे नहीं जाने देवे, तो मिट्टी का अपर्दन नहीं होगा। मिट्टी का अपर्दन ही बस, अवकर्षण तो हो जाएगा, दूसरी मिट्टी मिलेगी, तो अपर्दन रोक दिया, तो इसको कहते हैं पट्टीदार खेती। तो समूचे खेती समझ में आई कि नहीं आई। समूचे खेती क्यारियों में की जाती है, पट्टीदार खेती जो है ढाल बनाकर रोकने के लिए भू संरक्षण के हिसाब से की जाती है। ये हमने देखा। तो ये 2 कृषियां हमने देखी ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये कृषि के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई, कृषि के प्रकार है। भू संरक्षण प्रक्रियाएं क्या है, सामान्यतः सख्त मृदा सतह के कारण मिट्टी में जल प्रवेश कम हो जाता है, जिससे जल प्रवाह को प्रोत्साहित मिलता है। सामान्यतः सख्त मृदा के कारण कुछ कठोर मृदा सामने आ जाती है, तो मिट्टी आगे नहीं जा पाती है। और ये परिष्करण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी में चेंज किया जाता है। अतः हल द्वारा उचित प्रकार से की गई जुताई मिट्टी को ढीली एवं पोली करके जल प्रवेश को बढ़ाती है। हल जो होते हैं गाँव में चला करते हैं, हल यूँ नुकीला होता है, इस प्रकार से ये लगा रहता है। ट्रैक्टर के पहले बैल के पीछे लगता था इस प्रकार से, अब जो है ट्रैक्टरों के पीछे लगा करता है। ये जैसे ही चलेगा तो मिट्टी ऐसे खुदती रहेगी, यहाँ से मिट्टी खुदती जाएगी साथ साथ इसके, तो गहरा होता जाएगा और फिर वहाँ फसल क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये चीज़ हमने देखा। अतः हल द्वारा उचित प्रकार से होती है। मृदा की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अप्रवाह कम होने से भूमि संरक्षण में कम होता है। वर्षा पूर्व जुताई करने पर नमी संरक्षण में लाभप्रद परिणाम मिलता है। वर्षा से पूर्व पॉसिबल नहीं होता। क्या कह रहा है ये, कि जैसे बारिश आने वाली उससे पहले भूमि की जुताई कर दो, खोद दो उसको, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उस समय भूमि, जैसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तो कठोर होती है भूमि। जैसे कई क्षेत्रों में, जैसे असम वाले क्षेत्रों में वहाँ पथरीली भूमि होती है। कई क्षेत्रों में जो है भूमि जो होती है ज़्यादा कठोर नहीं होती है, तो वहाँ तो ये पॉसिबल है, वहाँ ये संभव है। लेकिन जिस स्थान पर भूमि जो है वहाँ की कठोर है, उस कठोर भूमि पर हल चल ही नहीं सकते। अगर हल चल नहीं सकते वहाँ पे, तो फिर वर्षा से पहले जुताई कैसे हो सकती है बताइए। और वर्षा से पहले जुताई वहीं हो सकती है जहाँ की भूमि कम ठोस हो। जहाँ की भूमि ठोस है नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ भूमि जो है ढीली है और वहाँ पहले ही जुताई जो है, पहले ही उस भूमि को थोड़ा ढीला कर देना चाहिए, ये परिष्कृत भूमि प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परिष्कृत भूमि या भू परिष्कृत जिसे हम कह सकते हैं। भूमि का परीक्षण किया जाता है कि कठोर है या नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था भू परीक्षण होता है, इसमें परीक्षण होता है। और भू परीक्षण के द्वारा, इसीलिए भू परीक्षण के कारण इसे भू परिष्करण कहा जाता है, क्योंकि भूमि को चेक किया जाता है ढीली है या कठोर है, फिर इसके अंदर जुताई और बुआई के बारे में सोचा जाता है।
तो वर्षा पूर्व जुताई करने पर नमी संरक्षण में लाभप्रद परिणाम मिलता है। कैसा परिणाम मिलता है? लाभप्रद परिणाम मिलता है। फायदे वाली कृषि इसमें हो जाती है। हमारे देश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। बहुत शानदार वाले पॉइंट है जिसको एक एक करके हम देख लेंगे। वैसे हमने देख लिए थे काफी पॉइंट, लेकिन कुछ कच्चे बच्चे हैं जिसको हम अभी देख लेंगे। अब इनको क्या करने वाले हैं, हम एक एक को बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं ताकि समझ में आ जाए। हमारे देश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण है वर्षों का अविवेकपूर्ण कटाव। कारण क्या है? वो तो संरक्षण देखे थे हमने, है ना, कि वन जो होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, मृदा जो है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो वनों से हो सकता है, बाढ़ को रोकने से हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें यह सोचना पड़ा कि जो मृदाएं हैं उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने देखा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहे, बात को समझना है आपको। पहले हमने मिट्टियों के प्रकार तो देख ली, फिर हमने अवकर्षण और अपरदन की बात की। मिट्टियां जो है उनका संरक्षण कैसे किया जाए ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मिट्टी के संरक्षण करने की जरूरत कहां पड़ गई। मिट्टियां जो है उनका अपरदन और ये चीजें क्यों हो गई, इसके पीछे कारण क्या रहे, इसके पीछे वो तो उपाय थे, कारण क्या है? वृक्ष जो थे काट दिए। संरक्षण में हमने क्या देखा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है कारण। किसके कारण? मृदा अपरदन के। किसके? मृदा अपरदन के कारण। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। अब संरक्षण कैसे होगा, इसका अपोजिट होगा जो हम पढ़ चुके हैं। तो इधर मैं संरक्षण लिख दिया। अब देखो, वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, वनों को हमने ऐसे काटा, सोचा ही नहीं, जैसे मन किया वैसे काट दिया। ये कारण रहा किसका? मिट्टी के अपरदन का। तो संरक्षण कैसे किया जाए? वनों का विकास किया जाए। फिर से ये पहला पॉइंट बन गया जो हम पढ़ चुके हैं। वनस्पति के फैलाव का घटना, यानी वन के कटने के कारण वनस्पति का जो फैलाव था, वनों का, जंगलों का जो फैलाव था, जैसे उदाहरण हमने चीड़ और देवदार को अंग्रेजों ने काटा और चाय के लिए बागान और आदि चीजों को डेवलप कर दिया, तो वनस्पति घटी कि नहीं घटी? तो वनस्पति घटने के कारण जो है मृदा की जो क्वालिटी है और जो अपरदन है वो बढ़ा। क्वालिटी घटी और अपरदन बढ़ा, तो क्या किया जाए? वनस्पति को फैलाया जाए। वनस्पति को फैलाया जाए। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं यहां पे। वनों में आग लगना, तो क्या करेंगे भाई? मृदा में कमी क्यों आई? अपरदन। सबसे पीछे कारण क्या चल रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मिट्टी जो है उसके पीछे कारण क्या चल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है? क्योंकि मिट्टी का जब अपरदन हो रहा है तो वन उसे रोक रहे। अगर वन ही नहीं है तो सबसे बड़ा कारण तो वनों का दोहन हो गया। वृक्षारोपण हम कर नहीं रहे, वन हम लगा नहीं रहे, इसलिए जो मिट्टी है उसका दोहन जो है, मिट्टी के अपरदन के कारण मिट्टी की क्वालिटी जो है वो कम हो गई, गुणवत्ता कम हो गई। तो वनों में आग लगने का भी कारण रहा। तो वनों में आग लगने से रोकेंगे, मिट्टी का संरक्षण है। वनों में आग लगना मिट्टी संरक्षण में कारण बाधक है। वनों को लगाया जाए, संरक्षण है। वन घट गए, कारण है मिट्टी के क्वालिटी में कमी आने का। तो ये इस प्रकार से देखा जाता है। भूमि बंजर हो रही है तो भूमि की क्वालिटी को उर्वरकता से बढ़ाया जाए, वो संरक्षण आ जाएगा। मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को उगाना, मृदा अपरदन जो है उसको अच्छा बनाने वाली जो फसलें उनको उगाया जाए जिससे मृदा अपरदन से कोई फर्क ही नहीं पड़े। ऐसी त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, यानी अच्छी क्वालिटी के फसल चक्र को अपनाना। क्षैतिज ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना, यानी ढलान वाली जो हमने समुच्चय कृषि हमने पढ़ी थी, भू परीक्षण कृषि हमने जो पढ़ी थी, ये कृषि के प्रकार थे। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मृदा के साथ कृषि के कुछ पार्ट हमने लिए जो कृषि का जिक्र यहाँ पे हुआ नहीं हमारी इसमें, जैसे खरीफ, रबी, ये भारत के इस भूगोल में नहीं डाले उन्होंने, लेकिन हमने कुछ लिए। सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना, सिंचाई जो होती है उसकी त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना जिसमें कमियां ना हो। सिंचाई एक लेवल पे की जाए, सिंचाई ऐसी की जाए कि मतलब उसमें त्रुटि रहे ही नहीं। तो इस प्रकार से कृषि को डेवलप करें। सबसे बड़ा कारण क्या है? मिट्टी को दो ही कारण प्रभावित करते हैं। बेसिक चर्चा 3-4 मिनट की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। मिट्टी जो है उसमें दो समस्याएं आती हैं, एक तो अवकर्षण और एक अपरदन। अवकर्षण का मतलब है एक मिट्टी का दूसरी मिट्टी के साथ मिल जाना, तो उसके दूसरी मिट्टी जो गुणवत्ता वाली थी, जिसमें कम गुणवत्ता वाली मिट्टी के मिलने के कारण उसकी गुणवत्ता कम हो गई, ये तो है अवकर्षण। और इसके उपाय क्या है? मिट्टी को मिलने से रोका जाए। इसके कारण क्या है? मिट्टी का मिलना। तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं हम अपरदन की। अपरदन का मतलब है बाढ़ के आने से,
हवाओं के तेज आने से, मनोरंजन के कारण वनों की कमी आने से, वनों में आग लगने से वनों की कमी आने से, चराई के कारण वनों की कमी हो जाना आदि के कारण वन नहीं है तो जो मिट्टी आ रही है वो हवा के साथ तेज आ रही है, तो जो स्थान मिट्टी का था वो खाली हो रहा है, तो मिट्टी का अपरदन हो रहा है। इसके लिए कारण क्या है? कारण मैंने बताया आपको, चराई ज़्यादा हो रही है, मनोरंजन के क्षेत्र में मिट्टी को ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, वनों को ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, उद्योगों में वनों को ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, तो जो वन है वो कम हुए, वन कम हुए तो अपरदन बढ़ा। अब इसके संरक्षण क्या किया जाए, उपाय क्या किया जाए? तो वन में आग लगने से रोका जाए। मिट्टी को रोकने के लिए कृषि जो की जाती है, मिट्टी पर कृषि जो की जाती है, वो कृषि इस प्रकार से की जाए कि वो मिट्टी रुक जाए। तो ऐसे कई कारण और कई संरक्षण जो है वो हमें उस स्तर तक ले जाते हैं कि मिट्टी का जो दोहन है वो रोकने के ढेर सारे संरक्षण के उपाय हैं, और हम तो वो कर रहे हैं कि कितने ही उपाय कर ले, भारत में जो है मिट्टी अपरदन कभी नहीं रुकने वाली, क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चुया, इसका मतलब ये है कितने ही उपाय कर ले कारगर साबित नहीं होते। मेहनत तो बहुत करते हैं प्लान बनाने की, जैसे मैंने उर्वरक बनाया हमने, भारत में कारगर साबित नहीं हो रहा है उतना, लेकिन एक प्रयास है भारतीय वैज्ञानिक हुआ। तो सिंचाई में जो कमी वाली त्रुटिपूर्ण जो योजनाएं हैं उनका विकास किया जाए। मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या है? जब वर्षा जल की बूंदें अत्यधिक ऊंचाई से मृदा सतह पर गिरती है तो वह महीन मृदा कणों को मृदा पिंड से अलग कर देती है। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं क्या ही बताऊं आपको कि मिट्टी जैसे ये वर्षा गिरी है यहाँ पे इस प्रकार से मृदा अपरदन की प्रक्रिया की अगर बात करें, जब वर्षा जल बूंदें अत्यधिक ऊंचाई से मृदा सतह पर गिरती है तो वो महीन मृदा के कणों को मृदा पिंड से अलग कर देती है। इसका मतलब ये है रे बहुत आसान, जब बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, जब बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है तो जो कठोर मिट्टी है वो भी पिघल जाती है, वो भी टूट जाती है, वो भी फूट जाती है और पानी के साथ बहने लग जाती है। उसको देख के वो साथ चल पड़ती है ना, लाल पीली वीली सब चलने शुरू कर देती है। ये मिट्टी का अपरदन है, इसको रोको। क्या पढ़ रहे हैं? मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या है? अवकर्षण क्या आप जानते हो? अवकर्षण को रोका कैसे जाए? संरक्षण कहलाता है। अवकर्षण क्यों होता है? कारण कहलाते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए? संरक्षण है। मृदा अपरदन क्यों हुआ? कारण है। तो मृदा अपरदन के कारण और संरक्षण पढ़े हमने, अवकर्षण के कारण और संरक्षण पढ़े, कुछ हमने कृषि की विधियां पढ़ी जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, परिष्कर, समुच्चय आदि हमने। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये कह रहा है कि मृदा जो अपरदन होता है तो वो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। तो मैंने बताया इनको कि ऊपर से जो बारिश आती है तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो टूटकर बहने लग जाते हैं, टूटकर बहने लग जाते हैं, और जो पिंड होता है बड़ा वो 2 भागों में, फिर 3 भागों में, फिर 4 भागों में, और फिर लहराते हुए चलना शुरू करता है, मिट्टी अपरदन हो जाता है। आगे क्या है? ये अलग हुए मृदा के कण जल प्रवाह द्वारा फिसलते हैं, लुढ़कते हुए झरनों, नालों और नदियों तक जाते हैं, यानी लुढ़कते हुए पानी के साथ चले जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है? अपरदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। मृदा कणों का ढीला होकर अलग हो जाना अपरदन कहलाता है। मृदा कणों का विभिन्न साधनों द्वारा अधिगमन स्थानांतरण कहलाता है। मृदा कणों का जमाव निक्षेपण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों को समझ लेना आपको। सबसे पहली क्या चीज आ रही है? अपरदन क्या है? इसके बाद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अपरदन क्या है? मृदा कणों का ढीला होकर अलग हो जाना। मृदा के जो कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, ढीले होकर अलग होकर बहना शुरू कर देते हैं, अपरदन है। यानी कि अपरदन मतलब मिट्टी के कण ढीले ढीले होकर टूटकर चलना शुरू कर देते हैं। मृदा कणों का विभिन्न साधनों द्वारा, अब जो मिट्टी के कण है पानी के साथ जा रहे हैं, ये स्थानांतरण कहलाता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो स्थानांतरण कहला रहा है। मृदा कणों का जमाव निक्षेपण, निपेक्षण, निक्षेपण बोला जाता है इसको, निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। क्या कह रहे हैं हम? ध्यान से सुने आप। हम ये कह रहे हैं अगर मिट्टी के जो कण हैं वो पानी के साथ जा रहे हैं, अपरदन है। पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, स्थानांतरण है या नहीं, ये बताओ। और जहां जाके स्थापित हुए, निक्षेपण है। अब जरूरी नहीं है पानी के साथ भी गए, तेज हवा आई, मिट्टी के कणों को उठाया, मिट्टी के कणों का आपस में बिछड़ना ही अपरदन है। एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर गिरेंगे, ये क्या है? स्थानांतरण। और जहां गिरे हैं वह क्या है? निक्षेपित। क्या है वहां पे? निक्षेपित। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, शानदार चीजें जो आज हमने पढ़ी है, वो मिट्टी से रिलेटेड थी। ये मृदाओं वाला हमारा जो चैप्टर था और आज ये खत्म हुआ।
2 लेक्चर में 6 वाला चैप्टर हमारा खत्म। आपको बहुत खुशी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मस्ती से पढ़ना है। अब इस किताब में एक चैप्टर रहा है, वो अगले 3 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।